नमस्ते शांतनु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार अरियंत। बढ़िया बिल्कुल। तो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबको झटका लगा है कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। तो सबसे पहला जो फैक्टर बताया जा रहा है, नैरेटिव में आ रहा है, वो ये है कि दिल्ली और लखनऊ इनके बीच में आपस में बन नहीं रही है और बहुत समय से नहीं बन रही है। एक दो कैंप बन गए हैं भाजपा में, एक अमित शाह मोदी का और एक योगी का यहाँ पे। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही फाइट हुआ। ये भी बात आई कि 35 कैंडिडेट जो थे योगी जी ने प्रपोज किए, उनको टिकट नहीं मिला। विभिन्न तरीके की बातें हो रही हैं। तो असली कहानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है? मेरे ख्याल से ये जो आपने बात बोली ये चैटर ज़्यादा है, इसमें सच्चाई बहुत कम है। देखिए थोड़ा सा हमें हिस्टोरिक जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस बात को हम ऊपर ही सतही अगर फैक्टर से, सोशल मीडिया चैटर से समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये देखना पड़ेगा भाजपा में टिकट मिलता कैसे है ना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी चाहें किसी को टिकट तो नहीं मिल सकता, अमित शाह भी चाहें तो नहीं मिल सकता, योगी भी चाहे तो नहीं मिल सकता, अगर उसकी विनेबिलिटी नहीं है ना। पहले सुना है टिकट, जो मैं सुनता हूँ 2014 से पहले जो प्री अमित शाह प्री मोदी एरा था, उसमें टिकट के कोटे हुआ करते थे कि अगर उत्तर प्रदेश के 5 बड़े नेता हैं, आपको पता लग गया 2014 से कौन बड़े 5 नेता थे, सबके कोटे बंधे हुए थे कि 50 टिकट ये बोलेंगे, 50 टिकट ये बोलेंगे, 50 टिकट ये बोलेंगे, 300 टिकट ऐसे मिल जाएंगी, 100 टिकट पार्टी बांट देगी। तो फिर उतने ही आते थे। लेकिन जैसे ही 2014 आया और अमित शाह ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, आपको याद है वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने थे पहले, है ना। अब तो हम भूल गए हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बाद में बने, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार मिला था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्वतंत्र देव सिंह जो उस समय शायद किसी कमेटी के पार्ट थे चुनाव की, और वो लेके अमित शाह को घूमे, है ना उन्होंने। और अमित शाह को भले उनके लिए स्टेट नया था, उन्हें ये समझना था कि मुझे समझना कैसे है। और फिर हिस्टोरिकल जो उत्तर प्रदेश को उन्होंने समझा, जो समझा होगा। देखिए उत्तर प्रदेश कास्टिस्ट राजनीति, जातीय राजनीति का गढ़ है। भारत के कई राज्य गढ़ हैं, और यहाँ पे क्योंकि मल्टी कास्ट है ना, मतलब ओबीसी में भी स्ट्रॉन्ग ओबीसी, वीक ओबीसीज है, तो हम कहेंगे कि भाई यादव, कुर्मी, मौर्य स्ट्रॉन्ग ओबीसीज कास्ट है ना। फिर और कोई शाक्य हो गया, और वो लोअर ओबीसी का, जिसको हम बिहार में ईबीसीज भी बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, आती है वो ओबीसी में है टेक्निकली। ये हो गया। अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की क्या राजनीति रही? उनकी राजनीति रही एक फॉर्मूले की, है ना, कि भाई मैं मुस्लिम वोट लूंगा और मैं उसको साथ में एक जाति मिला लूंगा, यादव मिला लूंगा, मेरा एमवाई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मैं सरकार बनाऊंगा। मायावती की राजनीति रही कि मैं मुस्लिम वोट लूंगा और मैं एक जाति, दलित जाति को लूंगा, भीम बोले जो उनका नारा होता था, भीम बना के मैं सरकार बना लूंगा। अब ये जब ओबीसी पार्टी बनी तो इसमें थे जो नॉन यादव ओबीसी थे, वो भी इनकी तरफ ही लाइन हो जाते थे ना, या फिर थोड़े कांग्रेस में चले गए, थोड़े बीजेपी में चले गए। जो नॉन जाटव दलित थे, कि खुद जाटव हैं मायावती जी, तो वो जो थे वो इनके साथ भी रहते थे और थोड़ा इधर उधर लाइन भी हो जाते थे। लेकिन क्योंकि इनकी ऑल्टरनेटिव सरकारें बनती गई, किसकी? एसपी बीएसपी, एसपी बीएसपी। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव 1 बार, मतलब 4 बार सपा मुख्यमंत्री बनी, सपा का मुख्यमंत्री बना। और मायावती बहन जी भी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो यही ऑल्टरनेट होते रहे। बीच में भाजपा 1-2 साल के लिए आई, वो भी स्टेबल नहीं रह पाई, आपके मुख्यमंत्री चेंज होते रहे। तो ये जो कास्ट की थी कि भाई वोट बैंक रेडी हैं बिल्कुल, है ना, और ऑलमोस्ट ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकते थे। जो अखिलेश ने इस बार ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लिया अपने एमवाई वोट बैंक को, तभी वो जीता है। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि ये तो मुझे वोट करेगा ही करेगा। अखिलेश ने इस बार केवल 5 यादव टिकट दिए, वो भी परिवार के, और 4 मुस्लिम टिकट दिए। उसके बाद भी उसको एम भी वोट मिला और वाई भी वोट मिला, कि उसको, क्योंकि उसने ये समझ गया है करते 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 कि यादव वोट और कहाँ जाएगा, 70% 80% तो मुझे आएगा, मुसलमान वोट तो जाएगा ही वहाँ जो भाजपा को हराते हुए दिखेगा। तो जब 2014 में अमित शाह ने ये सब समीकरण देखी तो उन्होंने कहा भाई छोटी कास्ट भी तो हैं बहुत सारी, जो छोटे समूह में हैं, उनको क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं? हम मौर्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कुर्मी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम शाक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पाल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम निषाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम राजभर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और इनका भी कुछ कुछ सीटों में बड़ा प्रभाव है। तो फिर पार्टियां अलाइन करनी शुरू करी। आपको पता है निषाद की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अपना दल है, अब अपना दल के भी धड़ बन गए, है ना। तो कौन पटे, और हमारे यहाँ जो कुर्मी लीडर हैं हमारे यहाँ, उनको भी थोड़ा उठाओ, है ना। तो ये उन्होंने बिल्कुल, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं ना, और उसको रिप्रेजेंटेशन दो, उनको सीटों को सही से बंटवारा करो, उनके साथ बैठ के करो। मुझे याद है मैं स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक बार वॉच करने कुछ बैठकों में गया, तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से हर व्यक्ति के साथ आप सभाएं करो, उनके मुद्दे समझो कि उनके यहाँ क्या दिक्कत है। तो वो जो समीकरण लगी 14 में, है ना, वो चलती रही, उसी से 17 जीते, उसी से 19 जीते, उससे 22 जीते। 17 के बाद एक नया चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गया, योगी आदित्यनाथ। ये तो सबको मानना पड़ेगा था कि योगी आदित्यनाथ की कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है 2017 का चुनाव जीतने में, मतलब एक स्टार प्रचारक की तरह है, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट की तरह नहीं है ना। उनके काम पे वोट पड़ा था, वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो
नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह का स्ट्रैटेजी, उस पर जीते 17, लेकिन उन्होंने एक चेहरा दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये भी समझना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ क्यों दिया होगा। ये जो फ्रंट फुट प्लेइंग है ना, ये भाजपा ने कई जगह करी है, कई जगह काम आई, कम जगह नहीं काम आई। ये क्या फ्रंट फुट प्लेइंग है कि मैं डोमिनेंट कास्ट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, है ना, कि वो मेरे साथ रहे, मैं मेरिट के हिसाब से बनाऊंगा, या जब जो कास्ट मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनके साथ ज़्यादा बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश की ओबीसी दलित राजनीति रही है, आपने एक साधु को बना दिया, है ना। या तो आप साधु को ऐसे कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं मैं जात न पूछो साधु की, तो ही इज कास्ट एग्नोस्टिक। या आप अगर माने कि वो प्री संन्यास से पहले ठाकुर थे, तो वो ठाकुर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो ओबीसी तो नहीं आते। आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आपने खट्टर जी को दिया जो नॉन जाट है, आपने गुजरात में रूपानी जी को दिया जो नॉन पटेल हैं, आपने झारखंड में रघुवर दास जी को बनाया जो नॉन ट्राइबल हैं। तो ये जो प्रयोग हुए ये कहीं पर चल गए, कहीं पर नहीं चला। आपने देवेंद्र फडणवीस को बनाया महाराष्ट्र में जो नॉन मराठा हैं। तो ये भाजपा ने करे प्रयोग, कई जगह चले, कई जगह नहीं चले, कई बार उनको बदलना भी पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग करा, और साथ में उसको थोड़ा हेज करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को ले आए, फिर दिनेश शर्मा को ले आए, बाद में ब्रजेश पाठक को ले आए। तो ये सब समीकरण चली, है ना। लेकिन फिर जब योगी आदित्यनाथ ने अपना काम करना शुरू किया, और योगी आदित्यनाथ के अराउंड लोग बहुत स्केप्टिकल भी थे, हम लोग भी स्केप्टिकल थे, यार बाबा को कितना आता हुआ नहीं आता। बल्कि मेरी किताब का उद्भव भी वहीं से हुआ। मैंने कहा समझा जाए बाबा को, बाबा क्या है ना, क्योंकि भाई 19 साल से आदमी पार्लियामेंटेरियन तो है ही। 2004 और 2009 में जब भाजपा की हालत खराब है, तब ये व्यक्ति जीत रहा है, एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीत रहा है, जब भाजपा की 5 सीट 10 सीट आया करती थी पूरे प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ का काम मैंने ट्रैक करना शुरू करा, तब मैंने किताबें लिखी, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, फिर 5 साल के बाद द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। उन्होंने सच में उत्तर प्रदेश की जो 4-5 मूलभूत दिक्कतें थी, सबसे पहली थी लॉ एंड ऑर्डर। मतलब उत्तर प्रदेश अगर कोई प्रेरणा देता था तो केवल बॉलीवुड की पिक्चरों को, गुंडागर्दी की पिक्चर बनाने की प्रेरणा करता था। बाबा ने उसको बिल्कुल कट टू साइज कर दिया, है ना। और माना भी जाता है, वो बुलडोजर बाबा हों, चाहे वो माफिया को ख़त्म करने वाले बाबा हों, वो बन गया। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी की स्कीम, जितनी भी स्कीम थी, वो 40-45 जितनी भी, गैस, शौचालय, डीबीटी, पेंशन, आरोग्य कार्ड, सारी स्कीमों को बिल्कुल सैचुरेट कर दिया बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये उनको आता था, क्योंकि बहुत समय से बड़ा मठ चला रहे थे और बहुत समय से पार्लियामेंट में थे, तो उनको स्कीम, लीगल, लॉ कैसे होता है, लाभार्थी समझ में आता था। तो उन्होंने बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को लिया, एक एक डीएम का नाम, एक एक एसपी का नाम, एक एक सीएमओ का नाम, एक अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम उनको अपने जवान पे था, क्योंकि वो हर हफ्ते सबसे मॉनिटर कर रहे हैं, वीसी कर रहे हैं, जिले में दौरा कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि चीफ मिनिस्टर पुराने 20 जिले भी चले गए अपने 5 साल कार्यकाल में, 75 जिले हमारे यहाँ, तो वो भी बड़ी बात मानी जाती। योगी आदित्यनाथ ने एक एक जिले को 4-4, 5-5 बार चाप दिया। मतलब काशी और अयोध्या तो वो मतलब 100-100 बार चले गए, क्योंकि वहाँ पे बड़े डेवलपमेंट हो रहे थे। और हर जगह कोरोना के बाद ही वो 20-25 जिलों में चले गए, खुद कोरोना होने के बाद। तो ये जो डेवलपमेंट के बाद लाभार्थी वर्ग निकल के आया, इसने 19 और 22 में लाभ दिया, ठीक है। तो अब आप कॉन्फिडेंट हो गए बहुत ज़्यादा, है ना। आपने कहा मेरे पास मोदी की ब्रांड है इतनी बड़ी, और नरेंद्र मोदी एक वो प्राइम मिनिस्टर हैं मेरे ख्याल से जिससे हर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को सीखना चाहिए, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 44 बार चले गए, है ना। हम लोग कहते हैं ना वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट अगर आप रायबरेली और अमेठी जाएं तो आपका बिल्कुल जो भूत होगा वो गिर जाएगा। आपको कहेगा ये कैसी जगह है, बिल्कुल आपको गॉड फॉर सेकंड जगह जैसे होती है ना, लुटी पिटी टाइप की। अब जाके पिछले 6-7 साल में योगी आदित्यनाथ ने उसमें कुछ कल्याण किया है। वहाँ पर आपको पता है अमेठी जिला बन गया था 20 साल पहले, उसका कार्यालय, जिला का कलेक्ट्रेट का कार्यालय आज योगी आदित्यनाथ ने बनवाया स्मृति ईरानी के साथ मिलकर। तो ये जो नरेंद्र मोदी की ब्रांड, योगी आदित्यनाथ का काम, और बिल्कुल सुनील बंसल ने जो संगठन बनाया था स्ट्रांग, वो स्वतंत्र देव सिंह की भागदौड़, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष आए अभी उनकी भागदौड़, वो मिला के इतना रोबस्ट किला बन गया कि आपने 22 में जब भाजपा से 2-3 मिनिस्टर छोड़ गए एंड में, आपको याद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी, चौहान, है ना, बिल्कुल जनवरी में छोड़ गए, फरवरी में चुनाव था, और अखिलेश को लगा कि इसको छोटी जातियों का भी चुनाव मिल जाएगा। मैं छोटी जाति को, जाति नहीं छोटी मतलब जिनके समूह छोटे हैं, जो साइज में छोटे हैं, उनका भी वोट मिलेगा। लेकिन फिर भी सीटें कम हुई, 300 से कुछ 280-270 पे आ गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको 202-203 सीट चाहिए, आप बहुमत से बहुत आगे थे। तो ये जो कॉम्प्लेसेंसी आई, इसने दिक्कत करी मेरे ख्याल से। और उसके साथ 3-4 फैक्टर ऐड होते गए। वो फैक्टर ऐड क्या हुए, एक तो जो अमित शाह का फेक वीडियो चला, मेरे ख्याल से रेवंत रेड्डी को, कांग्रेस को सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहिए। जो रेवंत रेड्डी के हैंडल से, जो इस समय तेलंगाना के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके हैंडल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से डीप फेक बना हुआ वीडियो, जहाँ पे अमित शाह कह कुछ और रहे हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन लेने की कोशिश कर रही है वो हम नहीं करने देंगे, उसमें उन्होंने SC/ST घुसा दिया और फेक वीडियो चलाया, और उसको फॉर्मली चलाया गया। उसको लेके अखिलेश, क्योंकि बड़ा पोजीशन है, उनके पास 100 से ज़्यादा MLA हैं, कई MLC हैं, उनकी प्रेजेंस भी, उन्होंने वो बिल्कुल छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दिया। यहाँ पे
भाजपा की आईटी टीम या जो भी टीम इसको देख रही है कैंपेन को, उसकी ये मैं गलती कहूँगा या कहूँगा कि वो स्लैक रही कि भाई उसने देखा क्यों नहीं, या देख के अनदेखा करा कि यार इससे क्या होता है, तो प्रोपेगेंडा ये कैसे चलेगा, सबको पता है SC ST के रिजर्वेशन। ये बिहार में चला था एक बार, जब आपको याद हो 2015 है में। ना, जब जब मोहन जी ने बस ऐसा कह दिया था कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि 10 साल बाद रिव्यू करना चाहिए इसको, और आपको पता है आज भी रिजर्वेशन 10-10 साल बाद रिन्यू होता है ना, हर 10 साल बाद रिन्यू होता है। वो उतना रिन्यू और रिव्यू कहने पे बवाल मच गया था, तो यहाँ पे तो बवाल मचना ही था, और उसको समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल बहुत अच्छा करा। दूसरा ये जो गारंटी कार्ड था, है ना, ये तो बिल्कुल मैं इसे कहूँगा खटाखट पॉन्जी स्कीम थी राहुल गांधी की, खटाखट वो चल गया। और वो कागज़ बटे बहुत ज़ोर से, लेकिन जब ये कागज़ बट रहे थे तो भाजपा ने देखा क्यों नहीं इसको, या देखा तो लगा यार इससे कौन वोट करेगा, क्योंकि वो क्योंकि उनको मोदी, ये भी था योगी, ना, राम मंदिर, काशी पे बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनको ये भी था ना कि ये तो पिछली बार भी ये तो बोला पिछली था, बार भी पिछली था। बार 72,000 थे, इस बार 1 लाख हो 1 गया। लाख है, लेकिन इस बार एक साइकोलॉजिकल वो डिफरेंस ये था कि वो कार्ड बांटने वो वाला, कार्ड बांटना और उसमें एक पर्ची काउंटर, एक पर्ची भरना, तो उससे थोड़ी बिलीवेबिलिटी बढ़ जाती है कि जैसे ही चुनाव जीतेंगे मुझे पैसा मिलेगा, और जो हो भी रहा है। आपने देखा होगा ये कि कांग्रेस के कार्यालयों के सामने लाइन लग रही है, मेरे ख्याल से कोई विभोर कोई लॉयर है, उन्होंने एक लॉ सूट भी फाइल कर रहे हैं। शायद ये लॉ सूट जो इस तरह का होता है वो भले आपको राष्ट्रपति को देना पड़ता है, और राष्ट्रपति फिर इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं कि ये जितने खैर भी उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जो टैक्टिक है मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, ये मोदी जी ने भी यूज की थी। ये देखो डिक्लेयर करना, देखिए कुछ भी कह देना, वादा करना, और इस तरह से एक कार्ड दे के हाँ हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा एश्योर हूँ कर देना। कार्ड का ही किया था, जैसे गुजरात में भी हुआ था, ये दिल्ली में भी हुआ था, हाँ, हाँ। कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग थे कि उनको आपको फ्लैट दिए जाएंगे। हालांकि मोदी सरकार ने वो किया है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी बहुत करती थी। वो तो हाँ, वो तो लेमिनेट करके कार्ड को वो तब देखिए आम देते। आदमी पार्टी की तो पूरी मुझे पॉलिटिक्स ही अब तो और तो ये ज़्यादा। वही तो है ना, कंसल्टेंसी, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाले हैं वो आपको ये सजेस्ट ये- करते हैं कि देखो आपने 72,000 दिया, प्रॉमिस किया, लेकिन वो चला नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों को टेंजिबल कुछ मिलता दिखा नहीं। कार्ड दो आप उसको, वही आइडिया कंक्रीट में आपको आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि वो टिकट बंटने वाले ना, कि भाई इसके टिकट नहीं माने, उसके टिकट नहीं माने। देखिए भाजपा में टिकट बंटता कैसे है ना, भाजपा में प्रदेश में 3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री, प्रदेश का भी संगठन मंत्री होता है, पहले सुनील बंसल जी थे, अब धर्मपाल जी हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष पिछली बार स्वतंत्र देव सिंह से, अभी भूपेंद्र चौधरी जी हैं। तो ये, और अपना अगर सेटिंग चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर, ये टीम मिलके एक हर सीट पे पैनल क्रिएट करती है। पैनल 2 या 3 नाम का होता है कि भाई इनको टिकट मिल सकता है, उनका भी सीक्वेंस 1 2 3 है ना। वो लोकल इनपुट लेती है, अपने जिला अध्यक्ष से इनपुट लेती है, अपने संघ से इनपुट लेती है ना, जो उनकी और अपनी इकाई है उनसे इनपुट लेती है, एक पूरा पैनल बना लेती है आपस में मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशन करके, ठीक है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। अब ये पूरी लिस्ट जाती है दिल्ली, और यहाँ पे ये तीनों लोग भी जाते हैं साथ में। और आपको लगता है कि कोई पुराना व्यक्ति रहा है, जैसे सुनील बंसल जी हैं, काफ़ी समय से रहे हैं, कोई संघ का व्यक्ति जो काफ़ी समय उत्तर प्रदेश में रहा है, जिसकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस काम होती है, वो भी मीटिंग में बैठ जाता है, ठीक है। अब अमित शाह जी के पास, नड्डा जी के पास, या नरेंद्र मोदी जी की टीम में अपना एक सर्वे रहता है। वो जितनी भी सर्वे एजेंसी हैं, जिसको भी वो उनको लगता है जो पास्ट में वर्क करी, उनसे एक सर्वे विनेबिलिटी का करा के रखते हैं। फिर ये जब दोनों लिस्टें मैच होती हैं, फिर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आता है इसमें, भाई सपा ने क्या खड़ा करा है, जाति का कॉम्बिनेशन क्या है, पिछली बार कौन जीता था, एंटी इनकमेंसी तो नहीं है, हमारे कार्यकर्ता किसको कह रहे हैं, ये सारा पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मिला के टिकट होता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि किसी के कहने से टिकट भाजपा में नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि कोई टिकट योगी आदित्यनाथ ने कही हो और उस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की मैट्रिक्स में ना फिट हुई हो वो। तो ये आप इसलिए देखिए ये है 62 MP थे, हाँ जी, उसमें से 55 रिपीट किए, बिल्कुल ठीक है, उनकी टिकट रिपीट हुई। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स अगर देखे गए Right. तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि इन 55 लोगों को टिकट मिलनी चाहिए थी। देखिए जब ये बात आती है ना, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब ये वोट पड़ती है ना बहुत सारी, तो सच में ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट निर्धारित नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ना, थोड़ा सा एग्जैजरेट इसलिए मैं जानबूझ के कर रहा हूँ जिससे पॉइंट कन्वे हो जाए। क्या नरेंद्र मोदी खराब कैंडिडेट थे? क्या राजनाथ सिंह खराब कैंडिडेट थे? क्या गोरखपुर सीट से रवि किशन खराब कैंडिडेट थे? नहीं थे ना। इनके सबके वोट शेयर कम हुए। नरेंद्र मोदी का वोट शेयर, एक मैं बता रहा हूँ, 63 से 54% हो गया, 9% गिरा। रवि किशन का वोट पॉइंट 10% गिर गया। राजनाथ जी का कम गिरा, 3 से 4% वोट गिरा। और जहाँ पे टिकट बदले भी गए वहाँ पे भी सीटें हारी हैं। जैसे इलाहाबाद की प्रयागराज की टिकट बदली, त्रिपाठी जी, नीरज त्रिपाठी को लड़ा। चंद्रशेखर जी का पुत्र हार गया, वो तो बड़ी टिकट है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा चेहरा है, बोलते अच्छा है नीरज शेखर, वो चुनाव हार गए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी लेजी तो नहीं कहूँगा, ये इजी चर्चा है। अरे भाई टिकट नहीं अच्छे दिए,
भाई टिकट तो जो जीते हैं वो भी शायद आगे पीछे हो सकते हैं। जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ आपका, जब ये SC ST की बात चिपक गई जाके, देखिए यूपी की पॉलिटिक्स को थोड़ा इतिहास में जाएंगे, वो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है। तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, है ना। तो वो लेकिन मैं और ये सपा नहीं बसपा सपा बसपा आती जा रही। तो जब तक वो तो जो अमित शाह ने फॉर्मुलेशन बना ली कि मैं किस तरह से नॉन यादव OBC लूंगा, छोटी छोटी जातियों को मिला के, मैं कैसे किस तरह से जो नॉन जाटव दलित दूंगा, वो फॉर्मुलेशन आपकी अगर थोड़ी भी बिगड़ती है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई। भाजपा को अभी भी उत्तर प्रदेश में 42% वोट है ना। ऐसा नहीं कि भाजपा को 20% की पार्टी हो गई जो पहले हुआ करती थी। भाजपा को 42% वोट है। वो थोड़ी थोड़ी भी झटक जाएगी, मतलब जैसे जैसे अयोध्या की सीट पे अगर 50,000 60,000 पासी खिसक गया, क्योंकि पासी कैंडिडेट अपने अवधेश कुमार दे दिया और नारा बिल्कुल घर घर में छोटे तो हम चला दिया, ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा पासी। तो वो अगर छोटी छोटी भी खिसक गई, यहाँ पे जो दिक्कत आती है, जो मुझे लगता है वो आती है कि संगठन शायद थोड़ा स्लैक हो गया। स्लैक हो गया मतलब भाजपा, देखिए मानी जाती है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी का नाम है, लाभार्थी हैं, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोकल लीडर हैं, बड़े लोकल लीडर हैं, और आपका संगठन बहुत मजबूत है। तो जो संगठन बहुत मजबूत है, ये मध्य प्रदेश में तो चला, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम चुनाव बीच बीच में हार भी जाते हैं, क्योंकि उनको झटका लग चुका है एक बार 2018 में। उत्तर प्रदेश क्योंकि विनिंग स्ट्रीक चलती आ रही है, आप 2014 में जीत रहे हैं, 17 में जीत रहे हैं, 19 में जीत रहे हैं, 22 में जीत रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ आई, जो मैंने देखा भी, कि जो बूथ का कार्यकर्ता है वो उतना सुपर एक्टिव नहीं है। जो कहते हैं कि पन्ना प्रमुख नहीं तो अर्ध पन्ना प्रमुख की बात आ गई है। अर्ध पन्ना प्रमुख मतलब आधे पेज पे एक प्रमुख है, वो नहीं दिख रहा है फील्ड पे। पर्चियां नहीं बट रही हैं, इस बार नहीं दिखा। पर्चियां देख, पर्ची अगर नहीं बटी, मतलब पर्ची मतलब कि अभी आपका इलेक्शन की पर्ची है, आपका बूथ नंबर ये है और आपकी बनियन बनी, आपके मेक श्योर करना ड्राइव लगा लगा के भाई कितने नए 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 वोटर बैंक बन रहे हैं, क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी का नाम, ये जो आपकी जो कॉम्प्लेसेंसी इससे ज़्यादा आ गई, तो इसलिए नैरेटिव चल पाए, है ना। जो ये जो नैरेटिव बहुत चलता है कि भाई योगी को चीफ मिनिस्टर से हटा देंगे, है ना। इसका क्लैरिफिकेशन बहुत जोर से नहीं दिया गया, क्योंकि इसलिए नहीं कि अमित शाह जी को चाह रहे हैं कि मैं इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। अब ये यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। जी। एक इंटरव्यू हुआ था अमित शाह जी का, उसमें एंकर ने पूछा कि आपने दो बातें बोली कि मतलब अरविंद केजरीवाल ने दो बातें बोली कि एक तो मोदी जी है जो 75 साल पे रिटायर हो जाएंगे और आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो उन्होंने खंडन किया उसका। उन्होंने दूसरी बात ये बोली थी कि योगी जी को प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से हटा देंगे, तो उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया ही नहीं। आई थिंक वही लगा कि इतनी छोटी बात है ये, तो ऐसा ना कि जैसे केजरीवाल की राजनीति क्या है, केजरीवाल की राजनीति जैसे कूड़ा उठाओ फेंको, कूड़ा उठाओ फेंको, है ना। आपको याद है केजरीवाल कहा करते थे 10 साल पहले इसी रामलीला मैदान में, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो कोई तो पन्ने उठा के हिलाते थे। उनकी बड़ी आदत है, मैंने लिख दिया है, मैंने चेक कर दिया, इस कागज़ में लिखा है। वो कोई तो फर्जी कागज़ ले आते हैं। उन्होंने कहा मैं शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, मैं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद यादव को। 10 साल बाद इन सबके पुत्र या यही लोग बैठ के कह रहे हैं केजरीवाल को जेल से निकालो, जिनको ये जेल में डालने वाले थे। तो उनकी तो आदत है, वो कुछ भी फेंक के चले आदत जाएंगे। है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि एक कचरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो। हाँ, तो मेरे ख्याल से वही लगा, उनको लगा ये फ्रिवलस है ना भाई, क्योंकि 75 साल ही तो बहुत चिपकी हुई है ना, कि भाई नरेंद्र मोदी ने सच में 75 की लिमिट बनाई थी। हाँ, वो भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक नॉर्म जैसी थी, है ना। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए नरेंद्र मोदी जगह 73 साल की उम्र में इतना यंग, इतना फिट, इतना अलर्ट नहीं होता है ना। ही इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड, राइट। जैसे लल्लू सिंह है, लल्लू सिंह जो अयोध्या से हारे चुनाव अब वो आज से 10 साल पहले सच में बहुत दबंग नेता थे, वो छात्र नेता रहे, अच्छा बोलते थे, सबसे मिलते थे। अब वो थोड़े से शिथिल पड़ गए, उनका मेल मिलाप, भाषा शैली उतनी नहीं रही, तो लगा अब विरोध क्यों झेलना है, अब उसी को टिकट दे दो, विनिंग कॉम्बिनेशन को जारी रखो। अब योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे जो इतनी बड़ी ब्रांड है, इस पर क्यों एक्सप्लेनेशन दूं मैं। तो मेरे ख्याल से वो कोई किसी षड्यंत्र के चक्कर में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा नहीं। बस उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे देते तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता। वो नड्डा जी ने दिया कि भाई वो तो हमारे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, लेकिन वो छठे राउंड के बाद दिया। तो लेकिन ये सब ना छोटे फैक्टर है रेंत, ये छोटे फैक्टर है। इससे मेजर है जो आपका वोट शिफ्ट हुआ, जो आपका वोट शिफ्ट हुआ है, और जो अभी CSDS के सर्वे में भी आ गया है, जो आपका नॉन जाटव दलित वोट शिफ्ट हुआ है, और उसको ज़्यादा शिफ्ट नहीं होना, आपको 3-4% ही शिफ्ट होना है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले कैंडिडेट की, जैसे आपने कहा कि क्या गोरखपुर में आपके रवि किशन, उनका भी वोट कम हुआ जी। आपके मोदी जी का भी 10% आप बता रहे हैं वोट शेयर, और लखनऊ में भी, लखनऊ में जो 3-4% ही कम हुआ, लेकिन अधिकतर लीड काफी कम हो गई। तो आपने कहा कि क्या वो खराब कैंडिडेट थे, मैं कहता हूँ कि वो जीते इसलिए ही जीते कि वो अच्छे कैंडिडेट थे, उस सेंस उनका वोट शेयर तो कम हो गया ना, वोट शेयर कम हुआ। अब क्या है, वहाँ पे दो फैक्टर का, अगर दो कैंडिडेट भी आप वहाँ पे खराब दे देते तो वो कंपाउंड हो जाती प्रॉब्लम, है ना। इश्यूज तो है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके ऊपर आप कैंडिडेट भी खराब दे देंगे तो कंपनसेट नहीं कर पाता है, उल्टा पड़ जाता है वो। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, कैंडिडेट बदलने से शायद कुछ जगह पे अगर आप बिल्कुल नया जैसे एक सीट है देवरिया, है ना। अब देवरिया में
मेरे ख्याल से रमापति त्रिपाठी जी का था, वो भी पुराने थे, वो भी उनका मिलना जुलना बंद हो चुका था। अब उन्होंने वहाँ पे एक बिल्कुल ही नया टिकट दे दिया शशांक मणि त्रिपाठी। शशांक मणि वो त्रिपाठी आए हैं बाद पे actually। शशांक मणि त्रिपाठी IIT दिल्ली के पढ़े हुए, IIM लॉजेन के मैनेजमेंट पढ़े हुए, देवरिया में बहुत काम भी किया। PwC में उन्होंने नौकरी करी। उस तरह का एक नया बिल्कुल फ्रेश फेस दे दिया और वो जीत भी गए। छोटे मार्जिन से जीते, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार वोट से जीते, लेकिन जीत गए। तो कई बार ये डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा भाजपा को जहाँ जाना चाहिए वो है उसका जो फंडामेंटल वोट क्यों शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि अगर ये वोट शिफ्ट होगा तो ये 27 में दिक्कत करेगा, क्योंकि असेंबली सीट्स में छोटी सीट्स होती हैं, वहाँ पे आपको फिर सीटें कम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, बड़ी संख्या लेकिन में ये कम हो जाएंगी। SC वाला जो आप कह रहे हैं, नॉन जाटव SC वोट जो शिफ्ट हुआ जी, और ये नैरेटिव बना कि चला जाएगा ये। आरक्षण वाली बात, ये बिहार में नहीं चला, मैं बताता ये मध्य प्रदेश में नहीं चला। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि अगर ये चला तो बिहार में क्यों नहीं चला। हाँ। देखिए इसके 2-3 कारण जो मुझे समझ में आते हैं। मध्य प्रदेश तो देखिए संगठन वाला, अगर लोगों को लगता है कि जो संघ की लैबोरेटरी है वो नागपुर है ना, नागपुर तो उनका केंद्र है, लेकिन जो संघ की लैबोरेटरी है हर काम की वो मध्य प्रदेश है। जो हम ये बूथ पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, वो वहाँ पे अरविंद मेनन जो संगठन मंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रीय मंत्री हैं, है ना, संघ की प्रयोगशाला कब से चल रही है, तो वहाँ पे बहुत घट करके चुनाव लड़ा जाता है। बल्कि जो अभी 2023 का चुनाव जीते हैं असेंबली का, वो संगठन से जीते हैं। आपको पता है जितने भी जो सर्वे आ रहे थे उसमें बड़ा एज पे दिखा रहे थे, कांग्रेस को अच्छा वोट दिखा रहे थे, लेकिन अपना वोट नहीं छोड़ते। यहाँ पे भाजपा ने अपना वोट छोड़ा। बिहार में क्या हुआ, देखिए बिहार में ये नैरेटिव एक बार चल चुका है। कोई भी है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, बार बार नहीं चलता है। कोई भी झूठा नैरेटिव मल्टीपल बार नहीं चलाते। जो मोहन जी के टाइम में चला था ना SC ST, वो चल चुका है। तो आदमी को पता है जा तो कोई राह नहीं है ये, तो मैं अपने मुद्दे पे वोट करूं। और दूसरा, चिराग पासवान ने पिछला चुनाव हर सीट पर लड़ा था, और चिराग पासवान एक मतलब मायावती के बाद अकेली एक बड़ी दलित पार्टी है, जो दलित लेड पार्टी है ना, केवल वो चिराग पासवान के। और उधर RLD मान लो, 98 उनका नाम क्या है, RLP जो पार्टी है ना, और अब वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी का वो खुद अकेला जीत गया। तो ऐसी कम पार्टी है। तो चिराग पासवान ने जो काउंटर करा, और जो नीतीश कुमार का अपना खुद का बेस है EBCs के बीच में, उसने वहाँ पे काउंटर कर लिया। और बाकी भी जहाँ पे अपोजिशन ही वीक है वो कुछ नहीं कर पाया, वो इस बात को फैला नहीं पाया। लेकिन अखिलेश यादव एक मजबूत अपोजिशन है, वो जवान नेता हैं, वो घूमते फिरते हैं, उनके पास सीट है, इसलिए वहाँ पे काउंटर। और फिर भी काउंटर होने के बाद भी आपकी 39 सीट से 30 सीट्स रह गई। मध्य प्रदेश में आपने काउंटर करा क्योंकि वो कांग्रेस बहुत ही वीक हो चुकी है, वो 4 सीट से ज़्यादा किसी पे संबल ही नहीं दिखा पाती है। तो मतलब से ये जो हुआ। और दूसरा एक चीज़ है, जो कांग्रेस ने जो भी अपना नैरेटिव था उसको डिजिटली बहुत फैलाया। अब उसमें मैं पॉजिटिव मानूं कि षड्यंत्र मानूं, दोनों हो सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आके एक बार किसी चैनल पे कहा भी, भाई हमारा जो यूट्यूब व्यू है, हमारा जो इंस्टा व्यू है, हमारा जो फेसबुक व्यू, वो कंसिडरेबली ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक था, डेटा वाइज ठीक था। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली हैं। ये OpenAI से रिपोर्ट आ रही है, कोई इजरायली कंपनी है जो भारतीय इलेक्शन को BJP के अगेंस्ट और कांग्रेस के फेवर में टिल्ट कर रही थी। ऐसे करीब 90 से ज़्यादा पत्रकार / यूट्यूबर हैं जिन्होंने आके कहा है कि भाई हमारे यूट्यूब पे, मेरी आप भी इस बात को बता सकते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ क्या, कि हमारे यूट्यूब को शैडो बैन किया गया है ना, और हमें बिल्कुल एकदम से ड्रास्टिक, जैसे मुझे सुशांत सिन्हा जी बता रहे थे कि जैसे ही कल चुनाव करा मेरे व्यू एकदम से बदल गए। नहीं, उसका फैक्टर मैंने भी यूट्यूब वालों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो व्यूज कम आ रहे हैं उसमें एक IPL का भी बहुत बड़ा कारण रहा। नहीं कह रहे हैं भाई वो हमारे उन्हीं व्यूज को आ रहे हैं। और बीच में बात भी आई, कोई 17 एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे जांच चल रही है, 17 एम्प्लॉयज़ की कोई रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो, तो ट्विटर में जैसे होता था पहले में हो जाता था भाई किसी को। तो ये भी है। तो ये जो हम बात करा करते थे हरियाणा की, सोरोस कुछ कर रहे हैं, ओमिडिया नेटवर्क कुछ कर रहा है, फोर्ड फाउंडेशन कुछ नेट कर रही है, ये केवल हवा नहीं है। देखिए हमें पता है विश्व भर में इन ताकतों ने चुनावों को अफेक्ट करने की कोशिश करी है। और नरेंद्र मोदी तो किसी के लिए भी, मतलब विदेशों के लिए तो अच्छा चेहरा नहीं है ना, उनको तो एक पपेट चाहिए। तो पपेट तो नहीं है, वो तो ड्रग लॉबी को भी धक्का देंगे, अपनी वैक्सीन बनवाएंगे। वो तो फाइजर के हाथ में नहीं खेलेंगे, वो तो आर्म्स लॉबी को भी हाथ में नहीं खेलेंगे और अपने यहाँ से आर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। वो तो तेल लॉबी को भी धक्का देंगे। खैर मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो 10 साल आपको पूर्ण बहुमत थी, आप इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन ले सकते थे। आपको पहले भी पता था, ट्विटर का भी पता था, आपने कुछ नहीं किया। आपको सजग, अब आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि भाई नरेंद्र मोदी का नाम है, हम चुनाव जीतते रहेंगे। आपको एंटी इनकम्बेंसी झेलनी मतलब मुझे पड़ेगी। ये तो आपको विक्टिम मोड वाले मोड से ना प्रॉब्लम है कि देखिए हमारे खिलाफ ये कर दिया, षड्यंत्र है, ये आपकी सरकार थी, आपको डील करना चाहिए था। मैं ऐसे विक्टिम की तरह का, मेरे एक कारण थे जिन पे मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, उसमें भाजपा की गलती है कि उसका IT सेल, उसका तंत्र इसको काउंटर क्यों नहीं कर पाया। अगर वो फेक वीडियो अमित शाह का चला, उसको काउंटर क्यों नहीं कर पाया। अगर वो गारंटी पत्र बंट रहे थे पर्ची के साथ, तो आज ही डिटेक्ट ही नहीं हुए सर। अभी बात हो रही है, आज ही वीडियो क्यों दे रहे हैं।
या मैंने कुछ लोगों से पूछा फ़ोन करके, मैंने कम से कम 500-800 कॉल करे उत्तर प्रदेश में ना पिछले दिन बैठ के, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम भी फील्ड में थे भाई, हमें लग रहा था कुछ सीटों में खटपट है, या हम भी सुन के अनसुना कर रहे थे। जैसे मैं एक बूथ की मीटिंग में मैं ऑब्जर्व करने जा रहा था, तो मुझे किसी ने जो ऑर्गेनाइज कर रहा था यार कह रहा था कि मैंने यहाँ पे 50 बूथ के कार्यकर्ता बुलाए थे, केवल 20 आए, है ना। तो इस बात को मैंने रजिस्टर क्यों नहीं करा उस समय कि यार यानी कि यार पार्टी में उतना माहौल नहीं है, 50 में से 20 ही क्यों आए। मुझे लगा गर्मी होगी नहीं आए होंगे, लेकिन गर्मी तो हर बार होती है ना, चुनाव तो इसी समय होता है भारत का जनरल लोकसभा का। तो मेरे ख्याल से जो पार्टी के संगठन के चूल्हे कसे नहीं गए ना, वो फ्लैग में रह गया। नरेंद्र मोदी का नाम है, योगी का नाम है, राम मंदिर है, अयोध्या है, काम इतना अच्छा है, सड़कें दौड़ रही हैं, स्कीमें मिली और सब कुछ ठीक है, सब ये कुछ हुआ ऐसा। मतलब मैं कहूंगा कि ये जो 400 पार का जो स्लोगन था ना, मेरे ख्याल से ये उसने भी select इंडिया कर दिया। शाइनिंग 2.0 है। ये हो सकता है बिल्कुल स्लोगन बिल्कुल, मतलब हाँ। रिजल्ट उतना नहीं, नहीं उससे आया, हाँ, लेकिन एक चीज और स्लोगन वही है। एक चीज और सुनी मैंने, एक चीज और सुनी, किसी ने कहा कि ना ऐसा कि यार मोदी जी तो बगल की सीट से जीत रहे हैं, मोदी जी मतलब बगल वाला जीत, इसको हरा दूंगा, इसको मतलब अपने कैंडिडेट से जो तो थोड़ी वही दिक्कत ना, थी। कैंडिडेट खराब था, तो आपने सोचा मोदी की ये 400 पार के कारण ही हो हुआ है। सकता अगर आप 300 पार कहते तो लोग रिस्क नहीं लेते। नहीं लेते, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मोदी जी के तो 400 या बस आ रहे अगली हैं, बार हम मोदी इसको सरकार, निपटा देते हैं। अगली बार मोदी सरकार, नंबर देने की शायद जरूरत नहीं थी। देखिए हाइंडसाइट में ये सब सोचना आसान होता है, 400 पार का नारा हमें भी अच्छा लगा था, हमें भी उससे बहुत नुकसान, एक तो अपनों में नुकसान हुआ कि वो लोग निकले नहीं उतने एंथुसियाज्म से, एक ये हुआ कि अब लोकलाइज्ड इलेक्शन हो और गया, आपने कर दिया 400 पार मतलब संविधान संविधान वो वाला हो कांग्रेस गया। ने उसको तो हर जगह से नुकसान हुआ। आपने जो सोचा था कि साइकोलॉजिकली आप ओवर पावर कर लेंगे अगली, वो उल्टा हो वो गया, उल्टा वो पड़ उल्टा गया। पड़ गया। लेकिन आप देखिए हाइंडसाइट में सोचना आसान होता है, और ये जो आपने कहा छोटे 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 फैक्टर कंपाउंड होते गए ना, इसमें छोटे इसमें छोटे हम फैक्टर। एक और फैक्टर जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया, कौन सा? हमको सपा की भी बात करनी हाँ, पड़ेगी। सपा की बात करनी अब पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि जो नॉन यादव ओबीसी है और नॉन जाटव एससी भी कुछ हद तक वो बीजेपी से शिफ्ट हुआ। इसमें बड़ी मजे की बात है, इसमें दो फैक्टर हैं। बताएं एक आप तो पहले। आपने कहा सपा का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो था। दूसरा कहीं ना कहीं भाजपा का एक ये था कि जब अमित शाह जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी के अंदर जो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन सटीक था बहुत सटीक था वो नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव एससीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा। इस बार सबसे ज्यादा बड़ी कंप्लेंट मतलब इलेक्शन जब चल रहा था तब ये आई थी कि ईस्ट यूपी में अपर कास्ट को बहुत ज्यादा टिकट मिले हैं, और इन जो कास्ट हैं, जो छोटी छोटी कास्ट आपने सोशल इंजीनियरिंग करके अपने साथ जोड़ी थी, इनको रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। और उसका एक रीजन है वो टिकट को कंटिन्यू करा गया, उस कंटिन्यू इसलिए करा कि भाई सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्यों विरोध झेलें। कि देखिए कोई भी कैंडिडेट का टिकट हटता है, थोड़ा तो विरोध वो प्रेजेंट करता ही है ना। बिल्कुल। तो उस विरोध को क्यों झेलना, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें जो एक बात आपने कही वो उस पर थोड़ी बात करने वाली चीज़ है कि जो दलित वोट है वो सपा को कभी नहीं जाता था, क्योंकि सपा बसपा की अपनी लड़ाई है, सपा बसपा के कैडर की। जबकि पिछली बार जब अलायंस था तब भी भाजपा को गया वो। हाँ, तब भी देखिए जो सपा ने सीट नहीं जीती, बसपा ने तो सीट जीती। मतलब हुआ क्या, सपा का वोट तो बसपा को ट्रांसफर हो गया, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसलिए शायद और ये लोग कॉम्प्लेसेंट थे कि यार इसका वोट तो अपने को आना है। और जो दलित वोट है वो तो कभी वो यादवों की पार्टी बोलते हैं, यादवों की पार्टी को जा नहीं सकता, क्योंकि ग्राउंड पे जो लड़ाई है वो दलित यादव की लड़ाई है। तो लेकिन इसमें मेरे ख्याल से जो ग्लू बना वो बना कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जो अरेंज ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो मतलब ट्रेडिशनल मतलब वो है एससी एससी मुसलमान, ये उसका पुराना वोट बैंक है। जब वो 1984-80 में जब वो पूरा, देखिए कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी 1984 से पहले, तो हर जगह कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तो वो जो उसका वोट बैंक था, तो वो जो संबल आया मिक्स विद ये गारंटी कार्ड, चलो पैसे भी दे रही है, ठकाटक जो पॉन्जी स्कीम है वो भी चिपकी, रिजर्वेशन भी चिपका। इन एलिमेंट्स को उस समय मुझे भी दिखे कई जगह एलिमेंट्स जब मैं जा रहा था, लेकिन हमने भी नज़रअंदाज कर दिया। तो सबने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन पार्टी के पास तो और ज़्यादा तंत्र है, और ज़्यादा बर्ड आई व्यू है। उनसे नज़रअंदाज कैसे हो गया, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अवेलेबल थी, इतना अच्छा काम हुआ था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कितना भी अच्छा काम कर लो, है ना। मुझे याद है सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको मैं आजकल उतना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ट्रैक से भटक गए, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि आप काम से चुनाव नहीं जीतते, आपको उसमें कुछ इमोशनल एलिमेंट डालना ही पड़ता है। आदमी अपनी आइडेंटिटी की तरफ मोड़ हो जाता है, चाहे उसको लग रहा है कि अब मेरे घर पे छत है, अब मेरे घर में लाइट आ रही है, अब मेरे घर में पानी आ रहा है, मेरे घर में गैस है, अब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी समय से अच्छा है। तो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा ही है ना, लाइट तो आ ही रही है ना। भाई अगर वो अब जैसी लाइट आनी शुरू होती है उसको अच्छा लगता है, लेकिन अब वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि तो आ ही रही है। एक इलेक्शन के बाद इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, इम्पैक्ट उसका कम होता है, क्योंकि वो
लाइफ एज यूजुअल हो जाती है, तो अब आपको कुछ नई चीज़ देनी लगती है, जनता भी और लालची तो नहीं कहूँगा, और डिमांडिंग हो जाती है जनता, एस्पिरेशन भी बढ़ते एस्पिरेशंस रहते बढ़ जाती है, जो अच्छी बात है, जो सच में समाज के लिए अच्छी बात है भी, जनता एस्पिरेशन हो रही है, वो नेता से और मांगती है। हाँ, और इसमें सपा का भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने टिकट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन आपने मुरादाबाद में मुस्लिम को नहीं देके रुचिवीरा को टिकट दे दिया, मतलब ये करने के लिए यू हैव टू बी वेरी, क्या कहते हैं, मतलब फ्रंट फुट का प्लेयर होना पड़ेगा ना आपको, कि और वो उसकी पैरवी कौन कर रहा है? आजम खान कह रहे हैं कि मुस्लिम को टिकट मत दो, रुचिवीरा को टिकट दो, जबकि एस टी हसन पुराने वहाँ के नेता जीते भी, और रुचिवीरा जीत गए टिकट मुरादाबाद से। वो अलग बात है, सर्वेश सिंह उनकी तो देहांत भी हो गया, लेकिन पोलिंग के बाद देहांत हुआ था उनका, सर जो भाजपा का। अब आप देखिए जौनपुर की बात करी जाती है कि बाहर का कैंडिडेट दिया इसलिए, लेकिन बाहर का नहीं था, सिर्फ बाहर का तो सपा का भी था, बाहर का तो सपा तो आपका मतलब फंडामेंटल जो कास्ट कोलिशन है वो डिगा है। देखिए, मैं वही कहूँगा, फंडामेंटल कास्ट कोलिशन लिखा है, कुछ सीटों पे शायद कैंडिडेट चेंज, मैं शायद यूज कर रहा हूँ, शायद कैंडिडेट चेंज करके आप 10-20 हज़ार से स्क्रैप थ्रू कर सकते थे, है ना। जैसे मैं आपको सीट बताता हूँ संजीव बालियान की, मुजफ्फरनगर, वो बड़ी टेढ़ी खीर है। क्यों? मुजफ्फरनगर से आप जयंत चौधरी के अगेंस्ट लड़के 5,000 वोट से जीत जाते हैं, अब जयंत चौधरी आपके साथ बैठा है तो आप 1 लाख वोट से हार जाते हैं। अब ये समीकरण तभी समझ सकते हैं, यानी मेजर शिफ्ट हुआ है, वहां पे शायद थोड़ी अंतरकलह हो सकती थी, अंतरकलह ऐसा नहीं हर समय होती है। और ये देखिए लोकलाइज्ड इलेक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल है मुजफ्फरनगर, जिसमें आपका मतलब छोटे छोटे मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं, जहाँ पे जाट राजपूत हो गया, अब आपको पता है कि जाट वोट भी पूरा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, बीजेपी ने भी सोचा था आरएलडी ट्रांसफर कर देगी, अपनी सीटें तो आरएलडी ने निकाल ली, क्योंकि भाजपा का ट्रांसफर। देखिए, भाजपा का थोड़ा डिसिप्लिन, जो अपना वोट है वो तो डिसिप्लिन वोट है, वो कैडर से चला जाता है, लेकिन बाकी नहीं जा पाया। लेकिन यही है ना कि इसमें आपने एक विधानसभा में जो आपको अच्छा लीड मिलना चाहिए था, वहां से आप पीछे हो गए, तो ये फैक्टर तब नहीं आता। 2019 में ये संगीत सोम और ये सब लोग कितना भी कोशिश कर लेते, लेकिन वो नहीं हो पाता। नेशनल नैरेटिव था राष्ट्रवाद का, तो एक तरह से राष्ट्रवाद के नेशनल नैरेटिव की भी हर समय जरूरत है। शायद भाजपा को लगा कि राम मंदिर इस समय वो नैरेटिव है, या तो राम मंदिर के कार्यक्रम उससे दूरी हो गई, या राम मंदिर एक तरह का कंप्लीशन हो गया कि अब तो राम मंदिर बनना था, राम मंदिर बन गया। देखिए, ये डिसएडवांटेज भाजपा को हर समय रहेगी, 2027 में भी रहेगी और उसके 2029 में भी। क्या डिसएडवांटेज है? वो कि वो अपने किसी भी वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। उसका कोई भी वोट बैंक नाराज हो जाता है, कभी ब्राह्मण नाराज है, क्षत्रिय नाराज है, कुर्मी नाराज है, ये नाराज है, तो भाजपा से कोई ना कोई नाराज होता रहेगा। भाई सपा से यादव क्यों नहीं नाराज होता, कभी सपा से मुसलमान क्यों नहीं नाराज होता? वो जो इंटैक्ट बना लिया, मुसलमान तो देखिए वो पता है वो तो नेगेटिव वोट बैंक है, वो तो सपा को वोट नहीं करता है, वो क्योंकि वो भाजपा को हरा रही है इस समय, इसलिए वो सपा को वोट करता है। कभी वो बसपा को वोट करा करता था, जब बसपा स्ट्रांग कर भी देगा कभी। अब बाई सम कैलकुलेशन अगर बसपा स्ट्रांग हो जाती है, बसपा को आज भी मरी से मरी हालत में 9% 10% वोट मिल रहा है, तो वो तो नेगेटिव वोट बैंक है। यादवों के लिए उन्होंने काम बहुत करा, इतनी भर्तियां कराई हैं, इतने पेट्रोल पंप बांटे, इतने ठेके खुलवाए हैं उनके, तो वो उनका एक इंटैक्ट वोट बैंक है कि हमारे लिए आएंगे तो करेंगे, जो यहाँ पे इनका है और वहाँ पे लालू जी का है, वो वोट बैंक इंटैक्ट। ऐसा इंटैक्ट वोट बैंक भाजपा के, मैं संघ के किसी बड़े पदाधिकारी से बात कर रहा था, वो कह रहे भाई हमको तो जीरो से शुरू करना पड़ता है, हमें तो अपने सब वोट बैंक को, हमारे तो सभी फूफा हैं, हमारे कोई भी नाराज हो जाता है कभी ना कभी। ये तो सपा जैसी पार्टी लगभग 25-30 से शुरू करती है, मतलब 100 की रेस में आप 25-30 से शुरू करते हैं हर सीट पे, वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। मतलब आपका जो 17-18% मुस्लिम वोट बैंक है वो हर सीट पे है, वो 20-25 भी पहुंच जाता है तो आपके लिए बिल्कुल ही हलवा हो जाती है सीट, बिल्कुल आसान हो जाती है, और उसमें आप थोड़ा अपना इधर उधर का वोट बैंक मिला के, तो भाजपा को तो सुपर अलर्ट होना चाहिए था। बस यही जो मोदी, योगी, राम मंदिर, काशी फैक्टर से शायद वो स्लैक हो गए, और मुझे लगता है वो, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है जो लेसन जल्दी लेती है। 2017-18 में जो गुजरात हारे थे, आपको याद है, हारे नहीं थे, बिल्कुल 98-99 में हो गए थे, बिल्कुल ऐसा जैसे कहते हैं बाल बाल बचे। उसके बाद वो इतने जोर से वापस आए वहाँ पे, उन्होंने CR पाटिल जैसा बिल्कुल जो एक चुनावी कलाकार है उनको वहाँ भेजा, मस्तिष्क चुनावी तेज है, उनको वहाँ जीता, जो नवसारी से बड़े मार्जिन से जीता करते थे, इस बार भी बड़े मार्जिन से जीते, उनको लेके भेजा, पूरी लॉक स्टॉक एंड बैरल कैबिनेट चेंज कर दी, हर व्यक्ति चेंज कर दिया। वो अपने और भी बहुत सारे परिषदों में, म्यूनसिपल में पूरा सारे कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। तो वहाँ जो ट्रिक्स यूज़ करी, वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो स्लैक हो गई ना, और संगठन के चूल्हे नहीं कसे गए, वो मेरे ख्याल से उनको भीतरघात नहीं कहेंगे, वो मेरे ख्याल से भीतर से काफ़ी नुकसान देंगे। अच्छा, इसमें एक और बात जो बोली जाती है जब भी किसी पार्टी के व्यक्ति से बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये बात आती है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो पार्टी संगठन को एंटरटेन नहीं करते हैं ज़्यादा, उनको ध्यान नहीं देते हैं। और ये मॉडल तो खैर सब जगह ही है, गुजरात में जब मोदी जी थे तो भी ये था कि वो पावर ना सेंट्रलाइज हो जाती है CMO में। उसके बाद अगर आपने कंपैरिजन करना है सपा से, जो अपने कार्यकर्ता को मतलब सब कुछ बांटती है
और वो एक 100% सॉलिड वोट बैंक बन जाता है उसका, भाजपा अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं करती है। अगर आप किसी एमएलए के पास भी चले जाओ, किसी मिनिस्टर के पास भी चले जाओ, ये मैंने मतलब मैंने मिनिस्टर्स ने बताया है, एमएलएज ने बताया कि हमारे पास तो एक मतलब एक बंदे का किसी का ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं है, कोई काम करवाने की कोई पावर नहीं है, हर चीज़ के लिए सीएमओ में जाना पड़ता है और वहाँ पे 2-4 लोग होते हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना। तो उनके पास एक्चुअली में ये एक फेल्ड मॉडल इसलिए भी है कि ये अनलेस योर सीएमओ इज सुपर एफिशिएंट, जिसका हर गांव, हर शहर और नुक्कड़ पे उसका नज़र है, अनलेस यू कांट डू दैट, कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते कि इतना बड़ा प्रदेश है। और इसीलिए एमएलए होते भी हैं भाई, वो इसलिए क्षेत्र की एमएलए हैं, क्षेत्र की मिनिस्टर्स नॉलेज लेके हैं, यहाँ पे उनका अपना अपना देखिए, रीजनल लीडर्स होते हैं, सत्रप्स होते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भाजपा में कांग्रेस में जो हरियाणा में बाय द वे यही मॉडल है, ये इसी की वजह से ऐसे तैसी हुई हो है। सकता है सेंट्रलाइज मॉडल है, उसमें हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन देखिए खासकर उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये बात आपकी ठीक है कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से टिपिकली संगठन से नहीं आते हैं, है ना। वो तो मठ की सीट थी, वो पास ऑन हुई उनको और वो वहाँ से जीते, उन्होंने अच्छा काम करा, तो वो बार बार लोकसभा भी जीतते गए। उन्होंने 5 बार लोकसभा जीता, 19 साल वो पार्लियामेंट में रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा, 4 और 9 में, 2004 और 2009 में जब भाजपा औंधे मुँह गिरी तब वो अपना चुनाव जीते। तो वो उनको चुनावी राजनीति समझ में आती है और वो भाजपा के आज नहीं, बहुत पहले से स्टार प्रचारक हैं। वो कुछ लोगों को जो राजनीति कवर करते हैं उनको पता है, उनको पहले भी बहुत जगह भेजा जाता था क्योंकि वो वाणी अच्छी है उनकी, उनको संसद में भी बोलने के स्लॉट अच्छे दिए जाते हैं। तो उनके आपके संसद की स्पीचेस पुरानी भी सुनिए। तो ये है, और जब वो यहाँ पे आए तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चला है और वहाँ पे आपके पास पार्टी ने अपना अपना काम करता रहा। तो शायद हो सकता है कुछ जगह समन्वय की कमी रही हो। और लेकिन ये बात कहना, ये कहना कि भाई एमएलए से मिलते नहीं, बिल्कुल दिन रखा हुआ है। मैं खुद जब कभी मुख्यमंत्री से मिलने गया हूँ तो मैंने देखा है कि बिल्कुल 15-15, 20-20 एमएलए बैठे हैं एमएलए के घर में। कोई क्या काम होते हैं उनके एमएलए मिनिस्टर्स के काम होते हैं क्या? देखिए भाजपा इस प्रणाली में काम करना चाहती भी नहीं है कि वो एमएलए का काम हो, है ना। लेकिन अगर एमएलए सब लोग ही जो आते हैं ना उनके पास, नहीं बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूँ, जो एमएलए अपनी स्कीम लेके आता है कि भाई मेरे यहाँ ब्रिज बनने हैं, मेरे यहाँ स्कूल बनना है, मेरे यहाँ दीवार बननी है, वो बिल्कुल आते हैं और वो फिर अपने ट्विटर में डालते भी हैं कि भाई मैंने 200 करोड़ की ये काम करवाया अपने जिले में। हाँ, शायद वो ट्रांसफर वाले, शिफ्टिंग वाले वो काम नहीं हो पाते, वो भाजपा सच में भी करना नहीं चाहती है। बल्कि आप ब्यूरोक्रेसी से जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में एक फ़ायदा है, ब्यूरोक्रेसी वाले सब कहते हैं कि हमें लंबे टेन्योर्स मिल पाते हैं। और आपको पता है लंबे टेन्योर्स एक ब्यूरोक्रेसी के लिए और किसी भी सरकार के लिए अच्छी चीज़ है कि अगर मैं एजुकेशन में हूँ तो 2-3 साल, विजय किरण आनंद अगर एजुकेशन में 3 साल रह पाए तभी वो अच्छा काम कर पाए। और बहुत लोगों को नहीं पता, बल्कि एक स्टोरी जो बड़ी अनहर्ड है यूपी की, वो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो बहुत डेवलप हो गया पिछले 4 साल में। वहाँ पे बहुत सारा काम हुआ लेकिन वो दिखा नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप लंबे टेन्योर्स तभी कर पाएंगे जब आप लंबे समय तक अधिकारी को समय देंगे। डीएम को अगर 2-2-3-3, जैसे वो सपा में 2 महीने में किसी ने बोल करा, 3 महीने में डीएम घूमता ही रहता था, एसपी घूमता ही रहता था। तो बहुत ध्यान से बनाओ, पहले सोच के बनाओ, उसके बाद चेंज नहीं करो। ये प्रणाली भी है कि लंबा टेन्योर दो किसी भी ब्यूरोक्रेट को। लेकिन यहाँ पे हाँ एक बात लग सकती है कि एमएलए को या लोकल मिनिस्टर को अंडरमाइन करना लग सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो पार्टी तारतम्य बनाएगी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा आपको कई जगह भाजपा शासित जगह मिलेगा कि जो काम है, रिश्वतखोरी है, वो नहीं होगा उससे शायद। जो और खासकर जो एमएलए सपा बसपा से आए हैं, कई बार उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनको एक तरह से काम करने की आदत है उनको। एग्जैक्टली उनको, क्योंकि उनके यहाँ तो भैया एक बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। हाँ, तो उनको एक तरह से काम करने की आदत है। वो भाजपा के कल्चर में, संघ के कल्चर में आने में उनको समय लगता है फिट होने में। अच्छा, इसमें जैसे एक जो कंपैरिजन जब किया जाता है मोदी जी का, और इसमें भी हमने बात की मोदी जी का योगी जी के साथ, आप कहें डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों पैरेलल आप देख सकते हैं। जी जी। दोनों बहुत ही सख्त तरीके के लीडर माने जाते हैं, अच्छी इमेज है। लेकिन एक जगह जहाँ पे डिफरेंस है, सेंट्रलाइजेशन में भी दोनों सेम है, बट एक जगह जहाँ पे डिफरेंस है, मोदी जी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान देते हैं, और समझते भी हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, इंपॉर्टेंस को तो संगठन मंत्री रहे, वो तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री। क्या आपके इंटरेक्शन में, आपके रिसर्च में ये निकल के आया है कि योगी जी को जितना ध्यान देना चाहिए, समन्वय तो ठीक है, कई बार आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो आपकी बनती नहीं तो वो बात अलग है, बट पर्सनली क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन कि पार्टी संगठन में भी क्या चल रहा है ये भी देखना चाहिए? देखिए आपने बिल्कुल अच्छा सटीक प्रश्न पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन के तो वो अब बहुत पारखी हो गए, है ना, क्योंकि उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन भी नया है एक तरह से ना। उन्होंने अपने मठ के बड़े सारे इंस्टीट्यूशन चलाए हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ थी क्योंकि 19 साल पार्लियामेंट में उन्होंने देखा है सामने से, लेकिन करा नहीं था। तो लेकिन करते करते वो बिल्कुल उसमें प्रवीण हो गए। जो हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट से लेकर बिजली तक और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर नल के पानी तक, जो नरेंद्र मोदी की 40 से ज़्यादा बड़ी स्कीम है उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। स्टार्टिंग के पहले 2 साल ये जो आप बात करें ज़्यादा मुखर थी, है ना, कि भाई वो तो
हमारे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, घरेलू कार्यक्रम, कई बार शादी ब्याह भी होते हैं विधायकों के घर में, सांसदों के घर में, उसमें शायद वो नहीं पहुंच पाते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में इतने तल्लीन रहते थे, सुबह से मॉनिटरिंग, शाम को मॉनिटरिंग। लेकिन 1-2 साल बाद ही उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट करा, जो मैंने देखा है। और एमएलएस को समय देना, उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना, उन पे काम करवाना। और जो उनका जनता दरबार खुद का है, वो गोरखपुर में अभी भी चल रहा है, वो मठ के अधिकारी चलाते हैं। और यहाँ पे खुद आपने देखा होगा मुख्यमंत्री, बल्कि अब चुनाव जैसे ही खत्म हुआ फिर वो जनता दरबार कर लग गया। तो उससे जनता से कनेक्ट करना, तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी कोर्स करेक्शन कर लिया है। और जब भी वो किसी जिले में भी जाते हैं तो पार्टी के पदाधिकारियों से मिलना वहाँ पे वो उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, उनके लिए करेक्शन तो है ही, क्योंकि वो एक टिपिकल पार्टी संगठन से नहीं आते हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी आते हैं। नरेंद्र मोदी ने संघ में लंबा समय बिताया, पार्टी में लंबा समय बिताया, फिर मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री रहे, तो उनका एक बड़ा ग्रेजुअल सा एस्केलेशन है। योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट से मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी समाज संगठन की समझ थी अपने मठ और जनता दरबार के थ्रू। पार्टी संगठन में शायद उनके जो पकड़ तो नहीं कहूँगा, उनका समन्वय कम था, लेकिन उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन करा और अब मेरे ख्याल से वो दिक्कत जैसी हम सुनते थे 7 साल पहले, वो नहीं है। सर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें हम थोड़ा मिस कर गए, नेपोटिज्म की। जो पार्टी बोलती है कि हम नेपोटिज्म में विश्वास नहीं करते, डायनेस्टी पॉलिटिक्स में, लेकिन आप देखिए कि कई जगह ऐसा हुआ है, मैं लिस्ट भी है इसका, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, नेपोटिज्म में ओपी राजभर घोसी से उनके बेटे लड़े, संजय निषाद के संत कबीर नगर से, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे श्रावस्ती से, रितेश पांडे अकबरपुर से, तो ये सारे हार गए। लेकिन ये एलिगेशन भी अब लगने लगा है कि पहले तो बड़े बड़े नेताओं के बेटे होते थे, लेकिन अब तो सबका ही ऐसा हो गया है कि सब अपने डायनेस्टी चला रहे हैं विद इन द बीजेपी। तो ये कितना बड़ा आपको लगता है एक प्रॉब्लम है? देखिए, मैं नेपोटिज्म को या परिवारवाद को एक अलग तरह से डिफाइन करता हूँ। मेरे ख्याल से नेपोटिज्म तब है, जैसे अगर लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर का लड़का क्रिकेट खेलता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिस घर में आप पैदा होते हो वही चीज़ें देखते हो, उसी में स्किल लेते हो, है ना। और अमिताभ बच्चन का अगर लड़का मूवीज़ में जाता है तो मुझसे कोई गुरेज नहीं उससे। लेकिन हाँ, अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का 10 मैच में नॉन परफॉर्मिंग होता है और तब भी वो कैप्टन बना रहता है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। अगर अमिताभ बच्चन की लड़के की 10 पिक्चरें फेल हो जाती हैं फिर भी उसे बड़े पिक्चरें मिलती रहती हैं, वो नेपोटिज्म। तो और या फिर यही चला रहे हैं, तो ये जो आपने 4-5 नाम, ये पार्टी नहीं चला रहे, इनके नाम भी नहीं पता है बहुत लोगों को। पार्टी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। जब लोकलाइज्ड बन जाता है इलेक्शन तब पता नहीं, दिक्कत आती है। मैं तो पहले नेपोटिज्म की परिभाषा से आता हूँ ना, कि भाई कि अगर ये चले जाएंगे तो जैसे पंकज सिंह है, पंकज सिंह नोएडा से, हम ये लोग अभी हम शूट कर रहे हैं ये, और नोएडा से एमएलए हैं, लेकिन वो संगठन में लंबे समय तक रहे। वैसे नहीं एक दिन खड़े हुए उठ के और उनका पापा मुझे एमएलए बनना है और बन गए। उन्होंने संगठन में काम करा, युवा मोर्चा में काम करा, धूल झांकी और जगह जगह की मीटिंग करी, 10-15-12 साल, तब उनको एमएलए की टिकट मिली, एमएलए जीते, और अभी भी वो मंत्री नहीं है योगी सरकार में। तो मेरे ख्याल से ऐसा किसी को रोक ही देना ये तो गलत है, कि भाई क्योंकि वो नेता का लड़का है वो आ ही नहीं सकता। हाँ, एकदम से उठा के कि अब जैसे मैं समाजवादी पार्टी में कहूँ, तो क्या कोई अखिलेश यादव के इतर सोच भी सकता है कि वो पार्टी का हेड होगा? अभी इन्होंने अपना पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड, जो आपको संसद में अपना एक नेता, सदन का नेता चुनना होता है, वो अखिलेश यादव भी चुने जाएंगे, उसमें कोई मतलब चूं चपड़ी नहीं है। अभी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके पहले गडकरी जी थे, राजनाथ जी सिंह थे, वेंकैया नायडू थे। ये आपस में किसी के बाप बेटे, माँ बहन, चाचा ताया नहीं है। ये वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 30-40 साल की खालिद राजनीति करी है, युवा मोर्चा से, विद्यार्थी परिषद से रह के यहाँ पे पहुँचे, इसलिए यहाँ पे पहुँचे। तो मेरे ख्याल से अगर शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी को चला रहा है ना, उसमें नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, और किसी की वो बपूती नहीं है कि अगर मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं हार जाऊँ, जीत जाऊँ। जैसे ये तो चुनाव कहेंगे अखिलेश यादव ने जीता फिर भी, है ना, वो तो सारे चुनाव हारते आ रहे हैं भाई, जब से उन्होंने पार्टी छीनी है। लिटरली माइक छीना था और पार्टी भी छीन ली थी। पार्टी छीनी है, वो 14 हारे, वो 17 हारे, वो 19 हारे, वो 22 हारे। कोई सोच भी सकता था वो 24 भी अगर बुरा परफॉर्म तब भी कुछ नहीं होता, वही बंदे रहते। ये नेपोटिज्म मेरे ख्याल से। अगर आपको लगता है कि भाई देखिए राजभर जैसी पार्टी वो तो बनी वो एक आदमी के अराउंड है ना, वो आदमी के चला जाएगा तो उसको उसके परिवार को ही देनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मायावती के फेलियर ही इसी वजह से कि उनका परिवार बड़ा नहीं है। उनका परिवार बड़ा तो वही पार्टी चल रही होती। क्योंकि देखो, अगर आप परिवारवादी पार्टी हैं तो आपके लिए रेसिपी है कि बड़ा परिवार हो। मैंने एक बार आपके ही चैनल पे वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे 40 से ज़्यादा लोग अखिलेश परिवार के, मुलायम परिवार के राजनीति में थे, चाहे वो जिला से हो, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे वो किसी सहकारी समिति में हो, क्योंकि उनका परिवार बड़ा है। उनके मुलायम सिंह यादव के 4-5 भाई हैं, उनके कज़न, उनके भाई, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, सब मिला के बड़ा खुनबा है। तो अगर परिवारवादी राजनीति करनी है तो बड़ा परिवार रखिए। ये सलाह है, लेकिन वैसे तो मत करिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं इसको नेपोटिज्म नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जीत भी जाते हैं। नेपोटिज्म पार्टी वही चलाते हैं और नॉन परफॉर्मेंस के बाद भी इनको भी टिकट मिलता रहता है। जो आपने टिकट का है, मेरे ख्याल से अब ये दोबारा इनको टिकट मिलना आसान नहीं होगा।
सबसे जो एक तो यूपी की जो डिफीट है उसको कह सकते हैं कि वहाँ से 35 सीट का कम से कम नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ। तो वो तो शौक लगाई। और उसमें भी अयोध्या की जो हार है वहाँ पे बहुत बड़ा शौक लगा है लोगों को। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? चाहे अयोध्या हो, काशी में कितना काम हुआ उसके बाद भी परसेंटेज गिर गया, तो इसमें मेन कारण क्या लगता है? देखिए, जो हमने कारण डिस्कस करे यूपी के, वही कारण अयोध्या और काशी में भी, मतलब काशी में तो हमारा वोट शेयर कम हुआ है, अभी भी 1.5 लाख जो बड़ा मार्जिन से जीते हैं। ये तो मानना पड़ेगा। देखिए, काशी को एक एक मतलब पुरानी काशी से जो इतनी बृहद काशी बना दिया, नरेंद्र मोदी 44 बार वहाँ पे जाते हैं, नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी स्कीम लेके आते हैं वहाँ पे, घाट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, मतलब एयरपोर्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ने से लेकर, एयरपोर्ट के ब्रिजेस से लेकर, रुद्राक्ष हॉल से लेकर, तारे अंडरग्राउंड करने से लेकर, जो हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर, वो सब अद्भुत है। लेकिन केवल आप वोट शेयर शिफ्ट से ही उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अयोध्या में पर्टिकुलरली क्या हुआ, देखिए, अयोध्या में 5 विधानसभा आती हैं। जो शहर की विधानसभा है, जहाँ पे मंदिर है, वहाँ से भाजपा 3-4 हज़ार वोटों से आगे, बाकी हर विधानसभा से भाजपा पीछे है। हमको ये समझना पड़ेगा, काशी तो एक तरह से ट्रेडिशनल सीट रही है भाजपा की। जब देखिए 2014 से पहले जो भाजपा के पास सीट थी, उसको आप एक बार को ट्रेडिशनल सीट बोल सकते हैं, है ना। 14 और 19 तो मोदी की वेव में जीते हैं आपने चुनाव, अमित शाह के संगठन और मोदी से जीते हैं, उसको मैं भाजपा की ट्रेडिशनल सीट नहीं कहूँगा। लेकिन अयोध्या ट्रेडिशनल सीट नहीं थी। 4 में वो बसपा के पास थी और 9 में वो कांग्रेस के पास थी वो सीट। वो तो भाजपा ने 14 में अपने पास लाई और 19 में उसको बरकरार रखा। और जैसे मैंने कहा, वहाँ पे अखिलेश ने वहाँ पे नॉन रिजर्व सीट पे दलित कैंडिडेट दिया। मायावती भी नहीं करती है ऐसा। मायावती भी दलित कैंडिडेट 19 सीटों पे देती है। मतलब मायावती भी इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती दलित पार्टी मानी जाती है, वो भी नॉन रिजर्व सीट, जो एससी सीट नहीं होती है, उस पर दलित कैंडिडेट, ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है मायावती का। जबकि वो तो दलित पार्टी है, उनको तो 80 के 80 दलित उतार सकती हैं वो चाहें तो, लेकिन वो भी नहीं देती है। तो ये काफ़ी बड़ा मूव था कि आपने, एक एमएलए है वो, मेरे ख्याल से 6 या 7 बार के एमएलए हैं अवधेश कुमार जी, और उनको रखा। और जो नारा चला, ना अयोध्या ना काशी जीतेगा पासी, उसको SC ST वीडियो और जो था संविधान बदल देंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट लल्लू सिंह जी का ही आया था। बाद में अनंत हेगड़े में तो कर्नाटक ने बाद में बोला। और अधिक बाकी हम लोगों ने सुना तो संविधान बदल देंगे, मतलब क्या है, अभी उसमें संशोधन होंगे। जो धारा 368 है, आर्टिकल 368, वो तो आपको प्रोविजन देता ही है। 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, भाजपा ने तो केवल 8 ही अमेंडमेंट करे हैं 10 साल में उसमें से। और भाजपा के अगर अमेंडमेंट सुनेंगे ना, वो सारे प्रो रिजर्वेशन अमेंडमेंट है अधिकतर। क्या क्या अमेंडमेंट है? वुमेन रिजर्वेशन का अमेंडमेंट है, 10% EWS का रिजर्वेशन है, OBC कास्ट को राज्य निर्धारित करेगा कौन OBC लिस्ट में होगा, वो है। OBC कमीशन बनाने वाला है। तो उसमें तो अमेंडमेंट बड़े, GST का भी अमेंडमेंट है उसमें, वो तो अमेंडमेंट बड़े प्रो रिजर्वेशन अमेंडमेंट है। लेकिन भाई एक बार चिपक गया तो चिपक गया। तो मैं कहता अयोध्या की सीट इस तरह से हारे कि वो ट्रेडिशनल सीट नहीं थी। जो आपने जिन तरीकों से वो सीट जीती थी, वो फैक्टर आपने लूज़ कर दिया। आपने संगठन को लूज़ कर दिया, आपने कैंडिडेट को नहीं बदला, जो संगठन लूज़ होने के बाद भी चल सकता था। आपने जातीय कॉम्बिनेशन को नहीं पकड़ा उसको, और दूसरे कैंडिडेट को आप समझ नहीं पाए कि भाई वो पासी कैंडिडेट है, उसका क्या हो सकता है। 3 से 3.5 लाख पासी हैं उस सीट पर। तो उसको समझ पाना जो भाजपा बहुत अच्छा समझती थी। मेरे ख्याल से ये जो एंटी इनकम्बेंसी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, ये मेरे ख्याल से भाजपा को समझ में आ गया। कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी अच्छा आपने काम किया हो। मैंने एक बार कहा, वो तो वेस्ट यूपी की बात है ना, हर जगह अप्लाई होगी। मैं शायद सहारनपुर सीट पे था, मुजफ्फरनगर सीट पे था, किसी के गांव में खाना खा रहा था, तो ऐसी उनके घर में सब बिल्कुल प्रो भाजपा थे। तो लेकिन जो ताऊ जी, मतलब वहाँ के जो बुढ़े थे, उनका ना रोटी कभी कभी तो पलटनी चाहिए। अब इस बात में बड़ा कैजुअल था, रोटी पलटनी चाहिए मतलब कैंडिडेट बदल देना चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब ही वाज वेरी कैजुअल अबाउट इट। उन्होंने अभी ऐसी मजाक में बोल रहे होंगे, लेकिन ये मन में है। यानी ये ओल्ड विजडम है, ये एक ओल्ड विजडम है कि भाई बदल ही देना चाहिए, कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो, कहीं वो घमंड में ना आ के जाए। बाद जब हर वो व्यक्ति आपको बार बार दिखता है तो वैसे ही एक ऊब आती है, एक ऊब आती है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, बदल के देख लें, चेंज कर लेना। तो ये ओल्ड विजडम को भी मेरे ख्याल से फैक्टर आउट करना चाहिए जब आप 5 साल सभी लेवल पे, सभी लेवल पे। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात कही, ना मथुरा ना काशी जीतेगा अवधेश पासी, ये बात आई थी। क्या आपको लगता है इस नारे में कम से कम फैजाबाद सीट पे तो, और शायद और जगह सीटों पे भी, कहीं ना कहीं मंडल वर्सेस कमंडल करने का प्रयास किया गया नीचे नीचे, जो शायद स्टेट लेवल पे एकदम से नोटिस नहीं हुआ? ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की, मैं इस पर बोलना ही वाला था। देखिए, जो कमंडल की राजनीति है ओरिजिनली, वो 1983 1984 में शुरू हुई। राजनीति नहीं, उसका मूवमेंट शुरू हुआ। VHP ने तो मूवमेंट बहुत पहले शुरू कर दिया था। और 1989 में पालमपुर अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने भी इसको एक अपना मुद्दा बना लिया कि राम मंदिर हमारा इशू रहेगा जब तक राम मंदिर बन नहीं रहा था। इससे भाजपा को फायदा भी हुआ, इससे भाजपा को नुकसान भी हुआ। भाजपा की बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद भाजपा की सारी सरकारें हटा दी गई, मतलब नॉर्थ की। मतलब आप उत्तर प्रदेश की सरकार चलो हटा दें, आप हिमाचल की सरकार क्यों हटा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की क्यों हटा रहे हैं, राजस्थान की हटा रहे हैं। और भाजपा ने उसे झेला भी, उसको गेन भी हुआ, उसको लॉस भी हुआ। और फिर जब VP सिंह की सरकार आई तो वो
कमंडल के अगेंस्ट में मंडल लेके आई। बहुत सारे लोग बोलते हैं मंडल के बाद कमंडल आया, जो बिल्कुल गलत है। वो जो बिल्कुल आप गलत सही है। हो, बिल्कुल वो बिल्कुल सही हो। पहले कमंडल आया, वो राजनीति शुरू हो चुकी थी, वीएचपी ने शुरू कर दी थी, मंडल बाद में आया। अब जब पता लग गया कि जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये तो 1 साल पहले पता लग गया था, मोटा मोटा डेट नहीं पता थी सबको, तो ये विपक्ष को पता लग गया था कि हिंदू इतने जोर से कंसोलिडेट होने वाला है, तो उन्होंने क्या बोलना शुरू करा, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस ऐसे नहीं निकला था, वो कास्ट सेंसस मंडल 2.0 था। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कमंडल 2.0 थी तो कास्ट सेंसस मंडल 2.0 था, और वो 1 साल पहले से करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें नुकसान क्या हुआ, कास्ट सेंसस के प्रणेता कौन बने, नीतीश कुमार। बिहार में सबसे पहला कास्ट सेंसस हुआ, जहां पे एक तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने पहले ही भांप लिया था क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। और वो कास्ट सेंसस का जो शिगुफा था वो चला नहीं, वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चला नहीं, वो औंधे मुँह गिरा, और नीतीश कुमार और छोड़ के चले गए। तो वो कास्ट सेंसस का पूरा एक तरह से जो क्लाउड बनाया था कि ये तो कास्ट सेंसस है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी, कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे। कोदा पहाड़ निकली चुहिया, बिहार में कुछ कर नहीं पाया, उन्हें कुछ निकला ही नहीं ऐसा जिससे वो कुछ और वैमनस्य पैदा कर पाए जातियों में। तो अब राहुल गांधी ने सोचा आप क्या करें यार, ये तो कास्ट सेंसस तो फेल हो गया। तब उन्होंने वो 400 पार से क्यों निकाला, एक तो कि 400 पार से संविधान बदल देंगे, और SC/ST का फेक वीडियो। उन्हें पता था कि भाई एक बार मोहन भागवत जी ने हल्का सा रिव्यू करने को कहा था इस बात को, या उस पर एक बौद्धिक दिया था कि भाई अंबेडकर जी ने क्या कहा था, उससे अगर हो गया था, अगर मैं झूठा वीडियो डाल देता हूँ, मेरे ख्याल से पता नहीं आज भी झूठे वीडियो की इतनी कम बात क्यों हो रही है। वो झूठा वीडियो अखिलेश यादव ने हर अपोजिशन के व्यक्ति ने बिल्कुल मोबाइल में पहुंचा दिया। जहां पे संगठन अच्छा था वहां पे तो भाजपा ने उस पर पार पा लिया, जहां पे थोड़ा संगठन ढीला हुआ, उसको लगा कि 400 पार तो हो रहा है, वहां पे उसने काम कर दिया। तो थिंक जो हमें पूरे यूपी में दिखा वही हमें उसका ही कॉस्मॉस या उसका ही थोड़ा वरत रूप हमें अयोध्या में दिखा। देखिए हारे वो सीट 50,000 वोट से हैं, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी आइडियोलॉजिकल, इतनी प्रतिष्ठा की सीट थी कि उसे हारना एक और बड़ी आइडियोलॉजिकल जीत की जरूरत देखी जा रही है। एक फैक्टर जो डिस्कस नहीं हो रहा है इन सब उसमें, कि कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ है, जैसे अयोध्या की बात आ रही है, तो अभी वीडियो आना शुरू हुए हैं कि देखिए घर तोड़े गए इतने लोगों के और पैसा मुआवजा मिला नहीं। उससे पहले यही मॉडल जो था वो कहीं ना कहीं बनारस में भी था, हालांकि वहाँ पे मुआवजा मिला, बट बहुत ही हाई हैंडेडनेस यूज़ हुई वहाँ पे। जो लोग चाहते थे लोकल, उनके तरीके से वो चीज़ें नहीं हो पाई। कई मंदिर जो बता रहे थे कि तोड़े, वहाँ पे वो उनकी वापस से प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते थे, लेकिन एक डाउट क्रिएट किया गया कि ये सब सारा जो मॉडल है ये थोपा जा रहा है, मतलब लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके नहीं किया जा रहा है ये सब। और इस हाई हैंडेडनेस में अब कई लोग कहते हैं कि देखिए योगी जी का जो स्टाइल है फंक्शनिंग का वो थोड़ा इस तरीके का है। दूसरे लोग कहेंगे कि नहीं ये तो जो अधिकारी हैं, ये जो मॉडल है, इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से थोपा जा रहा है, ये सेंटर से थोपा जा रहा है। और एक नैरेटिव जो बोथ अयोध्या में भी, लखनऊ में भी, और मैं कहूँगा कि बनारस में सबसे ज़्यादा ये चला कि गुजराती जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पे सारा सब कुछ जो गुजराती कर रहे हैं। तो इस फैक्टर का क्या आपको इम्पैक्ट लगा आपके रिसर्च? देखिए इसमें दो तीन बातें कहूँगा कि जब भी आपको नया निर्माण करना है, कोई नया रिफॉर्म करना है, तो कुछ विध्वंस करना ही पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारी सरकारें स्टेटस क्वेस्ट रहती हैं कि ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हिल मिल करो। आपको पता है कि जो नोटबंदी जब नरेंद्र मोदी ने लाई थी, तो नोटबंदी का प्रस्ताव इंदिरा गांधी के पास भी आया था। उन्होंने कहा नहीं मुझे चुनाव हारने हैं क्या। GST भारत में पिछले 15 साल से डिस्कस हो रहा है, लेकिन GST नरेंद्र मोदी लेके। आपको पता है विश्व में जहाँ पे भी अपनी करेंसी चेंज हुई, जैसे बहुत जगह यूरोप में अपनी करेंसी से यूरोप पे आया, यहाँ पे GST जैसा सिमिलर लॉ आया, वो चुनाव हार गया अपने आप। क्योंकि कोई रिफॉर्म इसलिए नहीं लाता यार, क्यों जो चली व्यवस्था चलने दो उसको। फार्म लॉस लाते, किसानों को फ़ायदा होता, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, नरेंद्र मोदी ने फिर भी लाने की कोशिश करा। तो रिफॉर्म के बाद चुनाव जीतना मुश्किल होता है। किसी भी जगह को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, पतली गलियाँ हैं काशी की, उसमें दिक्कत हो रही है, सैलानी कम आ रहे हैं, लेकिन विध्वंस करेंगे तो कुछ लोगों को दिक्कत आएगी। 300 साढ़े 300 घर थे, उनको तोड़ना पड़ा। उनमें घरों में मंदिर बने थे, उनको मूर्तियों को बनाया गया। दीपक अग्रवाल जी ने, विमल जी ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जूम करके बिल्कुल बताया, जो झूठे वीडियो समाजवादी पार्टी ने डाले वो सब गलत थे। और अब देखिए, मैं जब काशी में था अभी 30 तारीख को, 5:30 बजे सुबह अरेन था, 5:30 बजे सुबह 5,000 लोग थे वहाँ पे। जब तक बाहर आया तो गदौलिया चौराहे तक लाइन लगी थी। वहाँ का हर व्यक्ति जो 10-10 हज़ार रुपये कमाता था, दुकान वाला, वो 50-50 हज़ार रुपये कमा रहा था। सबको पता है वो चेंज होता है, लेकिन अयोध्या में वो सेटल हो रहा था उस समय। बल्कि 22 के चुनाव में भी दिक्कत आई थी। 22 के चुनाव में जो वेद प्रकाश गुप्ता जी वहाँ से
एमएलए हैं भाजपा के, उनको दिक्कत आई थी क्योंकि जब विध्वंस हुआ तो क्या था, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दूर तक अधिग्रहण कर रखा था। अब क्या है, वो अधिग्रहण 50-50 साल से कर रखा था, तो उनको लगता था मेरी ज़मीन है। जब उनके पर्चे देखे गए तो नहीं था, जहाँ पे मुआवजा दिया गया बिल्कुल मुआवजा। और अब वो हर दुकान वाला वो दुकान भी दिखाता, देखो मेरी दुकान तो वहाँ से टूटी हुई, आधी उनको लाइन भी दिखती है टूटी हुई, लेकिन वो 10,000 का खीरे बेचने वाला भी 10,000 का 20,000 रुपये कमा रहा है, क्योंकि वहाँ करोड़ों सैलानी आ रहा। तो ये तो होगा ही जब भी कोई सरकारें बड़ा काम करेंगी, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से उसमें और जैसे आप कह रहे हैं हाई हैंडेडनेस, उसमें और थोड़ा सॉफ्ट टच ले आइए, उसमें संवाद ज़्यादा ले आइए, है ना, बिल्कुल उसमें संवाद ज़्यादा ले आइए। कई बार ना आपको शायद पैसे की जरूरत नहीं, संवाद की भी जरूरत होती है। और ये एक्चुअली इलाहाबाद में भी बहुत हुआ है, हो सकता है जब कुंभ का काम होता है, जब वहाँ पे कुंभ जब हुआ था अब फिर कुंभ है, आपको 25 में फिर कुंभ है, इस बार तो महाकुंभ है 25 में। वो जो उनके अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, जिन्होंने पिछला कुंभ कराया था और बहुत सुंदर कुंभ कराया था, वो फिर से वापस पहुंचे हैं। और इलाहाबाद की जो प्रयाग की पूरी स्थिति चेंज हो गई पिछले कुंभ से। तो ये मेरे ख्याल से मानस में लोगों के भी आएगा धीरे धीरे कि भाई जब वो अयोध्या को देखते हैं, अब जब वो काशी को देखते हैं, उसका इतना विकास देखते हैं, हर व्यक्ति इतना धन कमा रहा है, टूरिस्ट इकॉनमी, टेम्पल इकॉनमी तो अनफल अब हुई है जाके उत्तर प्रदेश में। तो जब वो देखते हैं, वो देखते तो समय लगता है, जो आपको त्वरित लगता है, जो इमीडिएट लगता है, जो पहले जो टूटा है, जो विध्वंस हुआ है, वो दिखता है। और ये नैरेटिव जो बनारस में था कि गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स वाला, देखिए हो सकता है कि जब आपने सुना होगा ये। नहीं बिल्कुल ऐसी बातें आती भी हैं। और जब मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट देखी तो उसमें से कोई डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं दिखता है मुझे, बल्कि उसमें मुझे गुजरात के भी दिखते हैं, मुझे तमिलनाडु के भी दिखते हैं, मुझे तेलंगाना के भी दिखते हैं। मुझे जो फैक्टर लगा वो ऐसा है कि यूपी में बहुत बड़े काम कम हुए, तो उस लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स ही कम है यूपी के ओरिजिनल। क्योंकि जो ये बड़े काम हैं, मान लिया कोई सड़क बननी है जो 5,000 करोड़ की है, तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही होगी कि आपका ईयरली रेवेन्यू 400 करोड़ होना चाहिए, 500 करोड़ होना चाहिए, 1,000 करोड़ होना चाहिए। क्योंकि गुजरात में डेवलपमेंट बहुत हुआ, क्योंकि तेलंगाना में कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ, तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ, महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ, तो उनके पास ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आउटसाइडर्स का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पेसिफिकली गुजराती। अगर ये आप कह रहे हैं, जैसे आपने लिस्ट देखा कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो उसमें अगर ये प्रोपेगेंडा है तो पार्टी इसको बस्ट क्यों नहीं कर रही? मेरे ख्याल से बस्ट करना चाहिए। वो क्या था, ये जो तरीका मैंने देखा भी है, जैसे मैंने लिस्ट देखी है ना, लिस्ट में से 3 डीएम ठाकुर है ना, तो वो बाकी को नहीं देखेंगे, देखो सारे डीएम ठाकुर हैं, देखो बनारस का डीएम ठाकुर बना दिया। जब बनारस का डीएम ठाकुर नहीं होगा तब कोई बात नहीं होगी। जब कहीं का 4-5 ठाकुर एकदम से दिखेंगे, वो तो डेमोग्राफी है भाई, 7-8% तो आएगा ही वो ठाकुर वहाँ पे। तो ये जो नेट पिकिंग करके कि 4 कॉन्ट्रैक्टर अगर गुजराती देखे, है ना, वो एक्सपर्टीज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम ही नहीं हुए कभी, वो पहले, अब उसकी एक्सपर्टीज ही गुजरात में है, उसकी एक्सपर्टीज ही तेलंगाना या तमिलनाडु के। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर भी उस लेवल पे आ रहे हैं और वो भी उस तरह का बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा मैंने कोई ब्रॉड ट्रेंड नहीं देखा। मैं अक्सर कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट, क्योंकि आजकल तो ई टेंडर में आप सारी लिस्टें देख सकते हैं, मैं जा जाके देखता रहता हूँ किसे काम मिला, कहाँ काम मिला। जैसे अदानी कहते हैं, अब हमारे यहाँ बहुत सारे वो बने, एक्सप्रेसवे बने, हमारे यहाँ पूर्वांचल बना, हमारे यहाँ बुंदेलखंड बना, हमारे यहाँ लिंक एक्सप्रेस बना, हमारा गंगा एक्सप्रेस का एक बड़ा पैकेज अदानी को मिला है, तो अदानी करने लगे। लेकिन जो बड़े उसके पहले वाले वो नहीं मिले अदानी को, तब किसी ने बात नहीं करी। तो अब आप समझ रहे हैं किस तरह से, जैसे ही अदानी दिखेगा मैं अदानी चला लूँगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात होती है जेवर एयरपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट कौन बना रहा है? ज्यूरिक एजी बना रही है, ज्यूरिक की कंपनी बना रही है, उसमें अदानी भी बिल्डर था। जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जो एशिया का सबसे बड़ा होगा, विश्व का चौथा एयरपोर्ट होगा, उसको तो अदानी को देने का बहुत मन होगा ना मोदी को, लेकिन नहीं दिया अदानी को, वो ज्यूरिक एजी को दे, क्योंकि वो मेरिट पे मिलते हैं। अब एकदम से अदानी को मिल जाता अगर, तो देखो हल्ला मच जाता। तो आई थिंक ये डेटा की नेट पिकिंग है, देखेंगे भाई यहाँ का अदानी को मिल गया। मैं तो कहता हूँ बार बार कि ज्यूरिक एजी को क्यों दिया, वो अदानी को क्यों नहीं मिला? अगर मोदी को सब अदानी देना, तो मेरे ख्याल से डेटा की चेरी पिकिंग है कि जहाँ पे डेटा मेरा सूट हो मैं नैरेटिव बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा दिक्कत यह है कि भाजपा इस नैरेटिव को बस्ट क्यों नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली, अगर वो सही नहीं है तो करना चाहिए, उसको बस्ट करना चाहिए, कोशिश भी नहीं की। हाँ, उस नैरेटिव को बार बार बस्ट किया जाना चाहिए। एक और नैरेटिव जो चल रहा है दूसरी साइड से, वो ये चल रहा है कि अगर बसपा ना होती तो 16 सीट और जीत जाते इंडिया अलायंस। क्या नहीं होती? अगर बसपा अपने कैंडिडेट खड़े ना करती, तो बसपा ने कई जगह काटा। जब मतलब मैं एक ही एग्जांपल मैं ही खुद ही दे देता हूँ, मुजफ्फरनगर का। वहां पे प्रजापति जो वोट भारत मतलब भाजपा का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो शिफ्ट हुआ बीएसपी की तरफ इस बार, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा दिया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो वहां पे 25,000 से आ रहे हैं, वो 1,63,000। अयोध्या में शिवानंद पांडे मेरे ख्याल से उनके कैंडिडेट का नाम था बसपा के, उसको 50,000 वोट मिले। एक पंडित कैंडिडेट उन्होंने दिया उससे, लेकिन उन्होंने कई जगह मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे जिनको 50,000 लाख वोट मिला है। तो मेरे ख्याल से बसपा ने कोई टैक्टिकली, मतलब किसी के लिए टैक्टिकली कि भाजपा को फेवर करे या सपा को फेवर करे नहीं बोला, उन्होंने अपने हिसाब से उतारा। क्योंकि अगर उन्होंने बहुत सारे मुसलमान उतारे तो भाजपा को फायदा करते, जो करे भी हैं कुछ जगह। उन्होंने बहुत सारे कास्ट के कैंडिडेट उतारे जो भाजपा को फायदा करने चाहिए थे, लेकिन जो सपा को फायदा नहीं करे।
तो उन्होंने अपने हिसाब से उतारे। हाँ, ये प्रश्न ज़्यादा आ रहा है कि बसपा से टाइप कर लेना चाहिए क्या इन फ्यूचर के लिए? एग्जैक्टली, अब जो ये बात 9-10% वोट बैंक है, उससे टाइप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने वोट बैंक से कुछ नहीं कर पा रहे, एक तरह से वेस्ट जा रहा है वोट बैंक, है ना? तो वो किसी के साथ मिल जाए, क्योंकि सपा बसपा ने टाइप करके देख लिया, वो नहीं चला। तो ये बसपा से आप इंडिया लेवल का टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ रैंडम गुजरात की सीट पे, महाराष्ट्र की सीट पे, हरियाणा की सीट पे भी बसपा को 10-20 हज़ार 30 हज़ार वोट मिल जाता है, यानी उनके पास एक प्रेजेंस है ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया बसपा के साथ टाइप हो सकता है कि वो मेरे ख्याल से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उसके सलाहकार हैं, वो उनको सलाह दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो अगर दोनों को मिला दें तो 50% से ऊपर देखिए, हो जाता पेपर है। पे जो वोट शेयर आता है वो तो जमीन बट पे नहीं आता, लेकिन ये हाँ, कहीं ना कहीं एक लगता काफी है। कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है हाँ, कंपेयर टू एसपी और बीएसपी का जो अलायंस था, हाँ, और पहले रहे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये बसपा और भाजपा ने तो बात साथ में बिजनेस किया है, मेरे ख्याल से सरकार में साथ में तो नहीं रहे, लेकिन बसपा की सरकार को भाजपा ने बाहर से सपोर्ट करा था। अच्छा, आप ये और जो पार्टीज हैं उनके किस तरीके से देखते हैं? जैसे आरएलडी ट्रांसफर नहीं कर पाई वोट बैंक, और कांग्रेस का एक तरीके से दोबारा से ये कुछ ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं, जैसे कोशिश की थी आरएलडी को लाने की, लेकिन लग नहीं रहा कि उतना अच्छा ट्रांसफर हुआ है वोट बैंक। जी। उसी तरीके से आप बीच में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कांग्रेस का रिवाइवल उस उत्तर प्रदेश के उस सेक्शन में दिख रहा है। ईस्ट यूपी में बहुत बुरा हाल आपको दिखता है, और कहीं ना कहीं वो बिहार का जो उस साइड का जो एरिया है, वही एरिया उसमें भी बीजेपी है। तो ये ट्रेंड्स जो हैं वो किस तरीके से आप ओवरऑल देखते हैं? और भाजपा के लिए अगले 5 साल, बल्कि अभी कहेंगे 2027 में ही चुनाव है। नहीं, 2024 में चुनाव है कुछ तो, 2024 में उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन नहीं पूरे वो पूरे तो देश में कई जगह पूरे चुनाव। देश में है, बट मैं पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश बात और कर रहा बिहार हूँ। जोन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या करने की जरूरत है, क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को भी? उनको क्या अपना पॉलिटिकल चेंजेस करने होंगे, क्या गवर्नेंस के मॉडल पे क्या चेंजेस करने होंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस ने देखिए वोट शेयर तो बहुत छोटा सा गेन किया ओवरऑल। मैं कहूँगा अगर अगर पूरे भारत में 19% पे थे वो, शायद 21 साढ़े 21% पे आए। भाजपा 37% पे थी, वो 36.5% पे आई है। तो भाजपा ने कोई वोट शेयर नहीं, भाजपा ने बल्कि अगर एब्सोल्यूट वोटर में देखें तो शायद 22 करोड़ वोटर थे भाजपा के पास, जो 23.5 करोड़ हो गए। और अभी भी भाजपा करीब 10 करोड़ वोट ज़्यादा मिले हैं भाजपा को पूरे भारत में। कांग्रेस अपने सहयोगियों के कंधे पे चढ़ के थोड़ा आगे बढ़ी है। जहाँ पे भी हेड ऑन कोलिजन था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, वहाँ पे भाजपा ही आगे है अभी भी। पहले स्ट्राइक रेट भाजपा का बहुत ज़्यादा था इस सीटों पे, पहले करीब 90% स्ट्राइक रेट था जहाँ पे हेड ऑन कोलिजन था, लेकिन अब वो स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से 70 के आसपास पहुँच गया। अब भाजपा को आई थिंक अपने ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने में है। उन्होंने जिस तरह से 14 में चुनाव लड़ा था, 14 में अरिहंत कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी तो छोड़ी गई थी। चेहरा भी अच्छा, ठोक बजा के टिकट, जाति की बिल्कुल सही समीकरण, आपके नारे, आपके मुद्दे, आपके गाने, आपके कैंपेन भी चले, और आपके जो सहयोगी एक तरह से लार्जर फैमिली है, बाबा रामदेव भी सड़क पे थे, श्री के लोग भी सड़क पे थे, संघ परिवार भी सड़क पे था, हर साधु संत भी सड़क पे था, हर यूट्यूबर भी सड़क पे था। मतलब वो भी कुछ काम कर रहा था। तो आपको उस ताकत से सारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप कोई भी चुनाव छोटे से छोटा, जो भाजपा नॉर्मली नहीं लेती है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, इस बार लिया इस बार, क्योंकि इस बार लग रहा था कि, जैसे मैंने बार बार उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, काशी विश्वनाथ, इतना अच्छा काम, और जो सच में था, इसमें से कोई भी बात गलत और फेक नहीं है, लेकिन आदमी किसी भी अच्छी चीज़ से भी उबता है, ये हम लोगों के लिए भी काउंटर इंट्यूटिव है। तो भाजपा को सारे अपने चूल्हे कसने पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ अपना काम जैसे कर रहे थे करते रहे, उसमें कुछ भी आगे पीछे ना करें। स्कीमों का सैचुरेशन, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि भाई एक गाँव में अगर 1000 लोग हैं और 800 को स्कीम मिली है, 200 को रह गई है, तो वो भी सैचुरेट करें। तो स्कीमों का बिल्कुल सैचुरेशन कर दें, क्योंकि अब थोड़ा ही तबका बचा है इसको स्कीमें नहीं मिली है। और जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस होती है, और ये कई जगह नोटिस करा है, ये बल्कि वर्ल्ड ओवर स्टडी है, कि जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होता है और आप पुलिस को थोड़ी छूट देते हैं, तभी आप काम कर पाएंगे। अब क्राइम रेट जब कम हो जाता है तो पुलिस तो दबंगी बनी हुई है, तो अब वो क्या करे? अब वो तो दबंग पुलिस हो गई आपकी। अब क्राइम रेट आपका कम हो गया, आपने गुंडे मवालियों को सेट कर दिया, आपने माफियों को सेट कर दिया, तो उसकी हाई हैंडेडनेस पब्लिक में ना दिखने लगे। पब्लिक को ऐसा ना लगे यार गुंडे तो बचे नहीं है, मेरे पर ही ये लड़ बजा रहा है। तो वो मेरे ख्याल से बस थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, बस छोटा सा आई थिंक स्मॉल ट्यूनिंग है, क्योंकि भाजपा अभी भी उत्तर प्रदेश में जिस चुनाव में वो नीचे दिख रहे हैं, तभी वो 42%, 42% वोट शेयर में है। और कुछ कमियां हैं, जैसे पेपर लीक्स, वो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है योगी जी ने। देखिए, पेपर लीक पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। पेपर लीक पता है क्या है? पेपर लीक भाजपा के अच्छे काम या मॉरल हाई ग्राउंड का एक फ्लैग है। पेपर लीक, जैसे अभी ये विपक्ष कहता है कि योगी सरकार में 7 साल में कुछ 17 पेपर लीक हुए, है ना, हुए होंगे, कहीं 85 पेपर हुए होंगे।
सपा सरकार में, बसपा सरकार में तो कोई पेपर ही ऐसा नहीं था जो लीक नहीं होता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, उसको डिक्लेयर नहीं करते थे। डिक्लेयर नहीं करते थे तो वही पेपर जो भर्ती थी वही हो जाती थी। उसमें कभी कभी कोई व्यक्ति को पता लग जाता था तो वो कोर्ट में जाके उस भर्ती को रोक लेता था। बसपा सपा सरकार में पेपर लीक को डिक्लेयर ही नहीं करते थे। अखिलेश यादव ने मंच से कहा है कि भाई चीटिंग कौन नहीं करता है। आपने पता नहीं वो भाषण सुना नहीं सुना, थोड़ी बहुत चीटिंग तो सब कर लेते हैं। मतलब मुझे इतना सुन के इतना दुख हुआ, एक व्यक्ति जो खुद पढ़ लिख के आया है, विदेश भी पढ़ने गया, अपनी डिग्री पूरी नहीं करी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, बीच में आ गए, थोड़े आलसी हैं वो इस मामले में, मेहनत करने में। चुनाव के टाइम आते हैं तब भी उनको लगता है थोड़ी मेहनत कर रखी, जब मिल रहा है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है। वो व्यक्ति मन से कहता था कि थोड़ी चीटिंग तो सब करते हैं, हमने खुद चीटिंग करी है। तो अब जाके अब क्या है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जैसे उनको पता लगता है कि पर्चा एक जिले में लीक हो गया या कुछ सेंटर में लीक हो गया, वो उसको निरस्त कर देते हैं। पहले क्या होता था, वो डिक्लेयर नहीं करते थे, निरस्त नहीं करते थे, वो भर्ती जारी हो जाती थी। लेकिन हाँ, अब जैसे आपने कहा कि पेपर लीक पे और काम होगा, उसमें और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाएगा, कुछ मेरे ख्याल से एग्जाम सीबीटी में कन्वर्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए एनटीए का, आपने नीट का बात सुन रहे होंगे, उसका पेपर कुछ जगह लीक हुआ। एनटीए इतनी बड़ी संस्था है उनके पास, लेकिन वहाँ पे संख्या इतनी ज़्यादा है, 25 लाख लोग। मेरे ख्याल से नीट का एग्जाम भारत में सबसे बड़ी संख्या है। IIT भी 10-20 लाख लोग लिखते हैं, 10-12 लाख लिखते हैं। यूपीएससी में 4-5 लाख लोग लिखते हैं। नीट इस बार, पिछली बार भी 16-17 लाख लोगों ने लिखा था, इस बार 25 लाख लोगों ने लिख दिया। चुनाव अलग चल रहे थे तो अधिकारी अलग ड्यूटी पे थे, तो वो खराब हो गया, जबकि वो तो बड़ा मतलब बड़ी संस्था चलाती है। तो पेपर लीक एक दिक्कत तो है उसमें। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका सीबीटी है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर सेंटर में जाके देके आओ। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश भी उस दिशा में बढ़ेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा संवाद रहा और काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस किया। मगर लोगों के कमेंट्स आएंगे तो और फीडबैक मिलेगा कि लोग क्या सोचते हैं अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में, उनको क्या कारण लगता है, तो वो भी क्या मतलब सजेशंस उनके क्या होंगे कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। जैसे अग्निवीर है, उस पर बहुत बार बात आती है, लेकिन उस पर फिर काउंटर आता है, फिर भाई हिमाचल प्रदेश में तो हर दूसरा आदमी वही है ना, कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स कि भाई थोड़ी भी प्रॉब्लम है वो एक करके। और वैसे हिमाचल का गुस्सा पहले निकल चुका है। और मैंने ये भी बात देखा है कि भाई एक बार किसी चीज गुस्सा निकलता है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी ना हो तो उसमें दोबारा गुस्सा नहीं निकालती है जनता। मतलब कुछ तो आपको ये करना ही पड़ेगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिव तो दिखना ही पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सिलेटरी आपको रहना पड़ेगा कम से कम कि हाँ हम थोड़ा और एंटी इनकम्बेंसी एक चीज होती है, चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें। एग्जैक्टली, थोड़ा ह्यूमिलिटी भी कि भाई हाँ हमने थोड़ी गलती रह गई। अब रिव्यू की जो बात हो रही है, कम से कम आप अग्निवीर का रिव्यू शुरू करें, उसमें कुछ कमियां हैं वो आर्मी से ही फीडबैक लें क्या कमियां हैं। खैर ये काफी सजेशंस लोग भी देंगे और क्या क्या करना चाहिए एट पार्टी लेवल। हमने काफी खुले रूप से सब पे बात करी, लेकिन मैं बार बार कहूंगा जो इजी सोशल मीडिया वाले कारण है कि योगी अमित शाह में लड़ाई है, ये बहुत छोटे कारण होते हैं ना। इनसे देखिए मतलब इतने बड़े बड़े नेता हैं, इनके आपस में कई बार बनती है, नहीं बनती है, खटपट रहती है, लेकिन लोग मंच में आए। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह कितनी बार मंच में आए, मन से। लेकिन सर सच में ये एक बार मन से जितनी तारीफ नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की करी, उसने कितनी चीफ मिनिस्टर की नहीं करी। लेकिन ये आसान नैरेटिव है, ये चटपटे नैरेटिव है, ये बिकते हैं नैरेटिव, इसलिए यूट्यूबर इसको चलाते हैं। मेरे एक वीडियो में चल गई, मैंने कुछ अमित शाह जी की बोल दिया तो लोगों ने कहा देखो अमित शाह जी के अगेंस्ट बोल रहा हूं। मैं तो नैरेटिव बता रहा हूं, ये नैरेटिव चल रहा है हमारा। देयर इज नो स्मोक विदाउट सम फायर। लेकिन वो स्मोक चुनाव हराने लायक नहीं है, वो तो दो नेताओं में चलेगी। आप जैसे मैं आपको बताता हूँ एक नैरेटिव आपको बताता हूँ। AK शर्मा, उनको तो मुख्यमंत्री और क्या क्या बनवा दिया था, उनको बने क्या मुख्यमंत्री, वो अर्बन मिनिस्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, पैराशूट बनाया, पावर मिनिस्टर बनाया। पावर जो सेक्टर था वो योगी जी का पहले 5 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से कितना बुरा हाल इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन का मतलब बड़े बड़े शहरों में भी रहा है। और मतलब नोएडा जैसे शहर में जहाँ पे कभी कट लगते नहीं थे योगी जी के आने के बाद, वहाँ पे भी 10-10 15 कट मुझे पता लगा। उसमें दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश में पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। जब पावर आती नहीं थी तो लोगों के पास गैजेट्स ही कम थे। लोगों ने, मैं गाँव देहात में गया, मैं दंग रह गया। चंदौली में मैं घर में खाना बैठ के खा रहा हूँ, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास गाँव की फैमिली, उसके घर में AC लगा एक कमरे में। तो लोगों ने पावर इक्विपमेंट्स बढ़ गए। तो जो उत्तर प्रदेश 17,000 मेगावाट पे चलता था, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 24,000-25,000 मेगावाट पे आ गया। अब वो डिमांड 28-30 मेगावाट हो गई क्योंकि लोगों ने गैजेट। तो अब आई थिंक उत्तर प्रदेश को और फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा। तो वो बात है कि भाई आपस में लड़ाई चल रही, ये हमारे यहाँ हर समय चलता है। ये 22 में भी चला था। 22 में पता क्या चला, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पर ट्वीट नहीं करा, आपस में लड़ाई है दोनों की। अब ये वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहे हैं क्या, इसने ट्वीट नहीं करा, इसने ये नहीं करा, मुझे गुलाब का फूल नहीं दिया। भाई बड़े कद्दावर नेता है। और नरेंद्र मोदी एक तरह से अपने आप को पुश करके और एक तरह से अडवाणी कैंप से लड़के आगे नहीं बढ़े क्या, ये सबको नहीं पता है क्या बात। तो अगर पार्टी में इंटरनल थोड़ी सी खटपट है, वो इंटरनल डेमोक्रेसी है। खटपट है मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप तो कांग्रेस में खटपट कर ही नहीं सकते। G23 वाले भी सब बैकडोर से अंदर आ गए सारे।
आप अखिलेश यादव से खटपट करने की हिम्मत है क्या किसी को? तो खटपट, उसे खटपट तो चटपटा वर्ड है। खटपट मतलब थोड़ी सी पावर स्ट्रगल है कि भाई मैं आगे कि तू आगे। और दूसरी पावर स्ट्रगल में नरेंद्र मोदी ने कहा मैं आगे अडवाणी से, वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को पुश करा। और जब संगठन ने पूरे देखा, सबने देखा कि भाई ये तो विनेबल कैंडिडेट है, और उन्होंने 3 बार आपको सरकार डिलीवर करके दी। तो वो खटपट चटपटा पॉइंट है मेरे ख्याल से, वो लोगों को मजा आता है इसलिए बिकता ज़्यादा है पॉइंट। जो असली पॉइंट है वो आपका वोट शेयर शिफ्ट हुआ है, वो किन कारणों से शिफ्ट हुआ है, मेरे ख्याल से उसको समझेगी पार्टी, और पार्टी समझ भी रही है उसको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना अच्छे से बात किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद।